हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 681। ऑक और माइकल ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे को घूरने की होड़ में थे। थोड़ी देर बाद ऑक ने आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाया। ऑक के हाथ में क्लब पर एक हरे रंग की धुंध छा गई। माइकल ने जितने भी उत्परिवर्तित प्राणियों को देखा था वे सभी मूर्ख, बेवकूफ़ और दिमागहीन थे। हालांकि ऑक अलग लग रहा था। माइकल को नहीं पता था कि ऑक प्राचीन था। माइकल ने जिस उत्परिवर्तित प्राणी का सामना किया था उससे कई हजार साल पुराना था। विश्वासघाती महासागर ने ऑक की आत्मा और दिमाग को इस हद तक उलझा दिया कि ऑक में बुद्धिमत्ता की भावना विकसित हो गई। ऑक कभी एक नासमझ उत्परिवर्तित जानवर था, लेकिन अब नहीं, ये विकसित हो गया था। जल्द ही धीमे कदम दौड़ने में बदल गए। माइकल बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। बिजली के बोल्ट माइकल की मुट्ठी और पैरों के चारों ओर चमक रहे थे। उसने ऑक के करीब आने का इंतजार किया। माइकल और ऑक के बीच की दूरी तेजी से कम होती गई और उनके बीच सिर्फ 10 मीटर की दूरी रह गई। उस पल माइकल ऑक की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही ऑक का क्लब और माइकल की तलवारें आपस में टकरा गईं। चिंगारी उड़ी जिससे धातु की टकराने की आवाज़ें आने लगीं। ऑक दहाड़ उठा। ऑक के आकार के बावजूद वह नश्वर सीमाओं से परे गति से आगे बढ़ा। ऑक ने बिना किसी तकनीक के बल्कि क्रूर बल के साथ अपने क्लब को बाएं और दाएं घुमाया। एक ही वार से किसी व्यक्ति का सिर उसकी छाती की गुहा में जा सकता था। माइकल ने क्लब से बचने के लिए अपने शरीर को हिलाया। बिजली की गति से माइकल ने अपनी तलवारें घुमाईं। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, तलवार ऑक की मोटी त्वचा को भी नहीं छू पाए। उसे लगा जैसे वह कंक्रीट के ब्लॉक को काटने की कोशिश कर रहा था। ऑक ने तुरंत माइकल पर अपनी मुट्ठी फेंककर जवाबी हमला किया। बाद वाला मुश्किल से मुक्का बचा पाया। अचानक ऑक दहाड़ उठा। उसके मुंह से एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग निकली और माइकल को कुछ मीटर दूर तक उड़ा दिया। यह अप्रत्याशित है, माइकल ने जमीन पर उतरते समय कहा। माइकल भाग्यशाली था कि उसके शस्त्रागार में प्रतिक्रियाशील ढाल थी, अन्यथा ऑक के मुंह से निकली ध्वनि तरंग उसके कान के पर्दे फाड़ देती और कुछ हड्डियां कुचल देती। फिर भी दहाड़ ने माइकल के अंगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। एपीडी ने माइकल को सही आकार में रखने के लिए तुरंत उसके रक्त प्रवाह में एक उपचार औषधि पंप की। माइकल ने गहरी सांस ली। उसने 2 तलवारें फेंक दी क्योंकि वे इस लड़ाई में बेकार थीं। तलवारों का उपयोग करने के बजाय माइकल ने काली लपटों को जगाया। उसने अपनी मुट्ठी को काली लपटों से ढंक लिया। लपटें उसकी आस्तीन से जल उठीं। जलती हुई मुट्ठियों के साथ माइकल शक्तिशाली और खतरनाक महसूस कर रहा था। चलो देखते हैं कि तुम्हारी त्वचा कितनी मोटी है, माइकल ने हंसते हुए कहा। फिर से माइकल ऑक पर टूट पड़ा। अगर माइकल के पीछे की ऊर्जा से कोई प्रकाश नहीं आ रहा होता तो वह और भी शक्तिशाली होता। बिना प्रकाश के पूर्ण अंधकार माइकल की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता। फिर भी माइकल ऑक से लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार ऑक फ्यूजन चरण में था, लेकिन माइकल हाफ इमोर्टल चरण में था। माइकल ने जानबूझकर लड़ाई में देरी की ताकि गया को पर्याप्त समय मिल सके। अगर माइकल ने ऑक को पहले ही मार दिया होता तो अगले दौर में शक्तिशाली उत्परिवर्तित प्राणी दिखाई दे सकते थे। लेकिन किसी अजीब कारण से क्षेत्र में कोई उत्परिवर्तित प्राणी दिखाई नहीं दिया। यह माइकल के पक्ष में काम आया। उसने ऑक के साथ अपना समय बिताया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ऑक एक आसान प्रतिद्वंद्वी था। इसके विपरीत ऑक किसी भी फ्यूजन चरण के साधक से अधिक शक्तिशाली था जिसका माइकल ने सामना किया था। ऑक ने अपनी मुट्ठी फेंकी और उसी समय अपने क्लब को घुमाया। इस बार माइकल ने भागना नहीं चाहा। इसके बजाय उसने बस क्लब को पकड़ लिया। जब माइकल ने अपने हाथ से क्लब को रोका तो एक शक्तिशाली शॉक वेव दिखाई दी। दूसरी ओर उसने ऑक की मुट्ठी पकड़ ली। माइकल ने मुस्कराते हुए ऑक की ओर देखा। अगले ही पल माइकल ने क्लब और मुट्ठी को अपनी ओर खींचा और अपने घुटने से ऑक के पेट में लात मारी। ऑक से काला खून बह निकला। माइकल ने ऑक को अपने सिर के ऊपर फेंकने से पहले जल्दी से पलटा। ऑक जोर से जमीन पर गिरा। जब माइकल ने उसे जमीन पर पटका तो ऑक के नीचे जमीन पर कई दरारें बन गईं। माइकल नहीं रुका। उसने ऑक की छाती पर इतनी जोर से रौंदा कि ऑक की कई पसलियां टूट गईं। ऑक ने दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन माइकल ने जल्दी से अपनी बाहें ऊपर उठाईं और हवा के झोंके का जादू चलाया। ऑक के मुंह से निकली ध्वनि तरंग और माइकल से निकली हवा के झोंके के बीच में टक्कर हुई। टक्कर से एक शॉक वेव पैदा हुई जिसने दोनों को विपरीत दिशाओं में उड़ा दिया। माइकल ऑक के विपरीत आराम से अपने पैरों पर उतरा। माइकल की मुट्ठी के चारों ओर लपटें गहरी और गर्म हो गईं। उसने अपनी गर्दन तोड़ दी। नाइटमेयर ने अपनी नज़र लड़ाई से हटाकर गया पर लगा दी। वह अभी भी ऊर्जा का संवर्धन कर रही थी। उसकी शक्ति सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 8 से लेवल 9 तक बढ़ गई थी। गया के काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका पूरा शरीर चमक रहा था। उसने देखा कि उसकी त्वचा पर सुनहरे सांप के छिलके दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर माइकल ने गया की त्वचा पर हुए बदलावों को नहीं देखा। उसने ऑक से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया।
जब ऑक अपने पैरों पर वापस आ रहा था, माइकल पास के बोल्डर की ओर बढ़ गया। माइकल ने पत्थर पर मुक्का मारा, जिससे वह अंडे की तरह फट गया। उसने पत्थर के 2 बड़े टुकड़े पकड़े, उन्हें ऊपर उठाया और ऑक की ओर फेंक दिया। 2 बड़े पत्थरों को अपनी ओर उड़ते देख ऑक ने जल्दी से अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाया। दोनों पत्थर ऑक से टकराए और फिर टुकड़ों में बिखर गए। ऑक को बलपूर्वक पीछे की ओर फेंका गया। जब उसने अपनी बाहें नीचे की तो माइकल हवा में था। उसने एक के बाद एक बिजली के बोल्ट दागे। माइकल हवा में उड़ता रहा और ऑक पर बिजली के बोल्ट बरसाता रहा। नाइटमेयर की नज़र में माइकल अंधेरे के देवता से ज्यादा बिजली के देवता की तरह लग रहा था। ऑक माइकल के हमले का सामना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद ऑक ने हवा में छलांग लगाकर नाइटमेयर को चौंका दिया। ऑक ने हवा में माइकल से लड़ने की कोशिश की। नाइटमेयर ने ऑक और माइकल को एक दूसरे से लड़ते हुए आसमान में उड़ते देखा। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि नाइटमेयर को आसमान में केवल धुंधली तस्वीरें ही दिखाई दे रही थीं। ऑक और माइकल के बीच लड़ाई लगभग 15 मिनट तक जारी रही। माइकल ने लड़ाई को जितना हो सका उतना लंबा खींचा। हालांकि ऑक ने एक घायल जानवर की तरह आक्रामक तरीके से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन माइकल को कोई चोट नहीं लगी। माइकल को आश्चर्य हुआ कि गया ने खेती की शक्ति में तेजी से ऊंचे और ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि फ्यूजन स्टेज लेवल 3 या 4 पर पहुंचने के बाद वह आगे बढ़ना बंद कर देगी। इसके विपरीत उसकी ऊर्जा का अवशोषण कई गुना बढ़ गया। वह बिना धीमे हुए खेती की चढ़ाई चढ़ गई। फ्यूजन स्टेज लेवल 3, फ्यूजन स्टेज लेवल 4, फ्यूजन स्टेज लेवल 5, फ्यूजन स्टेज लेवल 6। उसकी शक्ति छत से ऊपर उठ गई। नाइटमेयर को गया के बगल में खड़े होकर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। हवा में लड़ाई जारी रही। और पहले से कहीं ज्यादा खराब हालत में था। उसका पूरा शरीर माइकल की जलती हुई मुट्ठियों के कारण हुए जलते हुए घावों से भरा हुआ था। फिर भी सभी घावों और टूटी हड्डियों के बावजूद ऑक ने नए जोश के साथ लड़ाई जारी रखी। उसके घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। माइकल को ऑक से तंग आ चुका था। वह लड़ाई खत्म करना चाहता था। लड़ाई खत्म करने का सबसे तेज तरीका ऑक के सिर को पकड़ना और उसे घुमा देना था। माइकल ऑक के मुंह से बचने और उसके पीछे उड़ने ही वाला था कि गया से एक चमकीली रोशनी की किरण आसमान की ओर निकली। गड़गड़ाहट की आवाज़ विश्वासघाती समुद्र में गूंज उठी। नाइटमेयर ने देखा कि गया धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। आखिरकार उसकी शक्ति बढ़नी बंद हो गई। धीरे धीरे ड्रैगन के मुंह में ऊर्जा की चमकीली गेंद की चमक खत्म हो गई। कुछ ही पलों में ऊर्जा की गेंद से रोशनी गायब हो गई और गया के चारों ओर फैल गई। वह अपने बालों को लहराते हुए हवा में तैर रही थी। जैसे बिजली के बोल्ट माइकल के शरीर के चारों ओर नाच रहे थे, वैसे ही पन्ना हरे रंग की ऊर्जा से बने रेंगते हुए सांप गया के चारों ओर लिपटे हुए थे। वे सैकड़ों की संख्या में थे। छोटे छोटे ईथर सांप उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। माइकल ने लड़ना बंद कर दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक अजीब सी शक्ति ऑक को घेर रही है। गया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वे कटी हुई पुतलियों के साथ हरे रंग की थीं। अचानक माइकल के गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने अपने कंधे पर देखा तो हवा में एक विशाल कोबरा दिखाई दिया। ये चमक रहा था जैसे कि यह शुद्ध सोने से बना हो। सांप ने ऑक पर फुफकार मारी, धीरे धीरे अपनी पूंछ को ऑक के चारों ओर लपेटा। ऑक ने सांप के चंगुल से बचने के लिए अपने शरीर को बेतहाशा हिलाया। लेकिन ईथर सांप बहुत शक्तिशाली था। इसने धीरे धीरे उसके शरीर को कुचल दिया। माइकल ने हड्डियों के टूटने की घिनौनी आवाज़ें सुनी। धीरे धीरे फुफकारने वाले सांप ने अपना मुंह खोला, ऑक को निगल लिया। माइकल ने देखा कि सांप के मुंह के अंदर ऑक की त्वचा पिघल रही थी। चूंकि सांप पारदर्शी था, इसलिए वह ऑक को धीरे धीरे कंकाल में बदलते हुए देख सकता था। डिंग! अधीनस्थ गया ने एक फ्यूजन स्टेज स्तर 10 उत्परिवर्तित ऑक को मार डाला। इनाम 300,000 अनुभव अंक है। माइकल ने अपने सिर में सिस्टम की आवाज़ सुनी। उसके सामने वाला गया भी उतना ही शक्तिशाली था, एक स्तर 10 फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर। डार्क लॉर्ड द्वारा पीछे छोड़ी गई शुद्ध पहली ऊर्जा को अवशोषित करके गया सोल रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर से फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर में कूद गया। मैं मजबूत महसूस करता हूँ, गया ने कहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी बाहों को देखा। हाँ, तुम मजबूत हो। माइकल ने गया के चारों ओर अपनी बाँह लपेटी। उसने गाल पर एक गर्म चुंबन से पहले एक कोमल सिर पर वार किया। सिस्टम, अभिशाप भंग करने वाली कलाकृति का स्थान निर्धारित करो, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया। उसने खतरनाक समुद्र में इधर उधर भटकने के बजाय कलाकृति का पता लगाने के लिए पर्याप्त अंक जमा कर लिए। उसे इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे आधे अमर चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव अंक मिल गए। सिस्टम के अनुसार उसे क्लेश शुरू करने के लिए सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए था। खतरनाक समुद्र सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित वातावरण ढूंढना माइकल का अगला लक्ष्य था। लेकिन सबसे पहले उसे ईव की खातिर कलाकृति प्राप्त करने की ज़रूरत थी। सिस्टम ने स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए 100,000 खतरनाक अंक मांगे।
ये कीमत के लायक था। थोड़ी देर बाद माइकल को एक अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। वह अभिशाप भंग करने वाली कलाकृति थी। इधर उधर रुके बिना माइकल कलाकृति की दिशा में उड़ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? नाइटमेयर ने पूछा। उसके पास गया से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अभी के लिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह कलाकृति लेने के लिए जो ईव के अभिशाप को हमेशा के लिए तोड़ देगी। माइकल पहले से धीमी गति से उड़ रहा था। इसके बजाय उसने अपना समय लिया। गया के साथ विश्वासघाती समुद्र भी उसे सुंदर और सुखदायक लग रहा था। लगभग 6 घंटे तक लगातार उड़ान भरने के बाद माइकल को एक पहाड़ी मिली। वह पहाड़ी पर गया और गया के साथ किनारे पर बैठ गया। दुष्वप्न एक पिल्ला के आकार का हो जाने के बाद उनके बीच में बैठ गया। उनके सामने द्वीप पर सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। कभी कभी कोहरे के बीच से कई पहाड़ियाँ और मीनारें झांकती थीं। सब कुछ एकदम शांत था। रात का आसमान धीरे धीरे धूसर हो गया, जो सूर्योदय का संकेत था। उदास विश्वासघाती समुद्र को देखते हुए गया ने अपना सिर माइकल के कंधे पर टिका दिया। उसने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेटा, उसे अपने करीब खींच लिया। काश हमारा बाकी जीवन भी ऐसा ही होता, शांतिपूर्ण, गया ने आह भरी। ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूँ। जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो इस दुनिया में शांति के अलावा कुछ नहीं होगा, माइकल ने कहा। काश वेदोरा यहाँ होती, दुष्वप्न ने कहा। मैं भी, गया ने सिर हिलाया। हम इस सब के बाद क्या करेंगे? गया ने पूछा। थूसिया को खत्म करना और अपनी माँ को ढूंढना, माइकल ने कहा। वह बेपरवाह था। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या तुम अमर परिषद में शामिल होने जा रहे हो? माइकल ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच चमक रही थी। अंत में माइकल ने गहरी सांस छोड़ी। नहीं, माइकल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उनके संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, उनके पास बहुत सारे नियम हैं। मैं नियमों का पालन नहीं करता, मैं उन्हें खुद बनाता हूं, माइकल ने कहा। जैसा कि माइकल ने समझाया, अमर परिषद के कई सख्त नियम थे। परिषद में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद प्रत्येक सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए। जब कोई साधक अर्धअमर अवस्था में पहुंचता है तो परिषद उसे परिषद के प्रतिनिधि के माध्यम से औपचारिक रूप से आमंत्रित करती है। 10 में से 9 साधक तुरंत उनके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अर्धअमर अवस्था तक पहुंचने के बाद सामान्य साधना संसाधन बहुत उपयोगी नहीं होंगे। परिषद के संसाधनों के बिना वे अगले स्तर तक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि एक बार जब वे परिषद में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उन्हें नश्वर मामलों में हस्तक्षेप करने से मना किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, भले ही उनका परिवार किसी प्रतिद्वंद्वी परिवार द्वारा नष्ट कर दिया जाए, उन्हें बदला लेने का कोई अधिकार नहीं है। कई अमर और अर्धअमर अपना समय एकांत में बिताते थे क्योंकि वे समय का ध्यान नहीं रख पाते थे। परिणामस्वरूप कई लोग अपने वंशजों और पारिवारिक बंधनों से अपना संबंध खो देते थे। माइकल के पास परिषद में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी, भले ही उनके पास कोई सख्त नियम न हो। लेकिन अमर परिषद ने माइकल के पक्ष में काम किया। जब माइकल अपने दुश्मनों को नष्ट कर रहा था तो वे आपस में इस बात पर लड़ रहे थे कि उन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। वे मूल रूप से अपनी ज़रूरतों वाले राजनेता थे। माइकल जानता था कि वह रिश्वत के साथ कुछ अमर लोगों को अपने पक्ष में कर सकता है, सिस्टम से खरीदी गई रिश्वत। उसका अगला लक्ष्य इतना शक्तिशाली बनना था कि अगर उसे जरूरत पड़े तो वह अमर परिषद को नष्ट कर सके। बस मुझे इस तरह के ऊर्जा स्रोत ढूंढो, गया ने कहा। उसकी बात सुनकर माइकल को लगभग खून की खांसी आ गई। गया भी हंसने लगा। वह भाग्यशाली थी कि उसे ऐसा चमत्कारी ऊर्जा स्रोत मिला। मान लीजिए कि उन्होंने ऊर्जा स्रोत की नीलामी की, इससे उन्हें आसानी से अरबों मिल जाते। मैंने पहले ही एक ढूंढ लिया है, माइकल ने कहा। ब्रह्मांडीय धारा। माइकल ने सिर हिलाया। मैं जो मेरा है उसे वापस ले लूंगा। अगर मैं नहीं ले सकता तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। अब जब तुमने उन्हें चेतावनी दे दी है कि तुम उनके लिए आ रहे हो तो वे तुम्हारे स्वर्गीय क्लेश शुरू करने पर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए, गया ने कहा। सिस्टम के अनुसार क्लेश के दौरान वह सबसे असुरक्षित होगा। जाहिर है, सिस्टम ऑफलाइन हो जाएगा। इसके अलावा माइकल खुद एक तरह की ट्रांस अवस्था में प्रवेश करेगा। उसके मन, शरीर और आत्मा को आणविक स्तर से बदलना होगा। तभी वह ईश्वरत्व पर कदम रख सकता था। सिस्टम ने गणना की कि माइकल को इसे पूरा करने में 5 दिन लगेंगे। 5 दिनों के दौरान उसकी सुरक्षा उसके अधीनस्थों पर निर्भर थी। शुरू में माइकल ने किसी को बताए बिना एकांत जगह पर क्लेश शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि गया ने कहा कि स्वर्गीय क्लेश इतना हंगामा मचाएगा और प्रकृति को ही परेशान करेगा कि दुनिया का हर एक संगठन उस तक पहुंचने के लिए आकर्षित होगा। उनमें से अधिकांश ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि कौन अर्धअमर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जबकि कुछ इसे उसे मारने के लिए एक सही अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से माइकल के पास उसकी रक्षा करने के लिए कई सहयोगी थे।
केन परिवार, अरागोथ, रॉयल लैंड का साम्राज्य, मालन परिवार और सिल्वरमून संप्रदाय। वह स्वर्गीय क्लेश के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए उन सभी को बुलाएगा। उनकी सुरक्षा के बदले में माइकल एक बार और हमेशा के लिए अपने दुश्मनों को नष्ट कर देगा। उसके सहयोगियों को बुलाने में सिर्फ एक समस्या थी। अगर किसी तरह से उसकी पहचान उजागर हो जाती तो उसके सहयोगियों को डार्क लॉर्ड का समर्थन करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। हमें अभी भी नहीं पता कि गार्जियन गिल्ड में कितने दुष्ट अर्धमर हैं, माइकल ने पूछा। दुष्ट वे साधक थे जिन्होंने परिषद में शामिल न होने का विकल्प चुना। माइकल की तरह ही उनकी भी अपनी योजनाएं थीं। खास तौर पर गार्जियन जैसे शक्तिशाली संगठन के पास दुष्ट लोग थे जो माइकल जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उन पर हमला करने की स्थिति में खुद को बचा सकते थे। आमतौर पर ये दुष्ट ठंडे पहाड़ों में खेती करते थे। उनका संगठन उन्हें परिषद के बजाय संसाधन प्रदान करता था। हर संगठन में ये दुष्ट होते थे, लेकिन वे जानकारी को गुप्त रखते थे। ये दुष्ट आमतौर पर कई सौ साल या उससे ज्यादा पुराने होते थे। वे इसे गुप्त रखते हैं, लेकिन हम एल्फ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, गया ने कहा। एल्फ से उसका मतलब लॉर्ड इन्फॉर्मेशन से था। माइकल को संदेह था कि लॉर्ड इन्फॉर्मेशन के पास वह जानकारी हो सकती है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ समय शांति से बिताने के बाद माइकल खड़ा हो गया। एक बार फिर उन्होंने कलाकृति की ओर यात्रा फिर से शुरू की। अपने रास्ते में वे आकाश में कई उत्परिवर्तित प्राणियों से मिले। गया ने कुछ ही सेकंड में नए जोश के साथ उनका ख्याल रखा। यहां तक कि फ्यूजन स्टेज के जानवर भी गया के सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार तीनों एक जंगल में पहुंच गए। जंगल दूर दूर तक फैला हुआ, अभेद्य और प्राचीन था। इसकी छतरी लार्च, स्प्रूस और एल्म से टकरा रही थी, जिससे जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए पर्याप्त रोशनी नीचे उतरने का मौका मिलता था, ताकि नीचे की नम और उपजाऊ निचली परत का उपयोग किया जा सके। पतली शाखाओं ने कई पेड़ों को गले लगा लिया और विभिन्न फूल, जो प्रकाश के अंतिम अवशेषों पर दावा करने की बेताब कोशिश कर रहे थे, अन्यथा अपरिवर्तित दृश्य में ध्यान आकर्षित कर रहे थे। शोर का एक मिश्रण, मुख्य रूप से जीवों की आवाज, हवा में गूंज रही थी और माइकल, गया और नाइटमेयर के पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज़ों में शामिल हो गई। उन्हें डर था कि अगर वे जंगल के ऊपर से उड़े तो वे कलाकृति को मिस कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने झाड़ियों के बीच से चलने का विकल्प चुना। माइकल को लगा कि वह कलाकृति उसके करीब आ रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कलाकृति क्या है जो उसे किसी भी श्राप से मुक्त कर सकती है। एक बार जब उसे यह कलाकृति मिल जाती है तो वह न केवल ईव के श्राप को तोड़ सकता है, बल्कि क्लेयर के दादा के श्राप को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा माइकल ने क्लेयर की मां के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की योजना बनाई। माइकल झाड़ियों के बीच से चलता रहा जब तक उसे एक परित्यक्त केबिन दिखाई नहीं दिया। प्रकृति ने बहुत पहले ही इस केबिन पर अपना अधिकार कर लिया था। छोटा सा केबिन पूरी तरह से नसों, जड़ों और एक मोटे हरे कंबल से भरा हुआ था। एक अनजान व्यक्ति के लिए यह बस एक केबिन था। गया को केबिन से किसी भी तरह की ऊर्जा विकिरण का एहसास नहीं हो सका। यहां तक कि नाइटमेयर, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता था, यह नहीं बता सका कि अंदर एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति है। माइकल को आश्चर्य हुआ कि केबिन के चारों ओर कोई जाल या सरणी नहीं थी। वह वहां है, माइकल ने कहा। तीनों धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़े। केबिन का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराकर खुला। गया ने केबिन को रोशन करने के लिए आग का एक गोला बनाया। केबिन अंदर से भी उतना ही उदास और परित्यक्त था जितना बाहर से। ये खाली था और इसमें कोई फर्नीचर नहीं था। माइकल के हर कदम के साथ लकड़ी का केबिन चरमरा रहा था। माइकल ने चारों ओर देखा। उसने केबिन में कलाकृति को महसूस किया, लेकिन वह उसे अपनी आंखों से नहीं देख सका। माइकल, गया ने माइकल को पुकारा। जहां तक वह बता सकती थी, केबिन में कुछ भी नहीं था। एक शब्द बोलने से पहले माइकल ने अपनी एक्स-रे आंखें सक्रिय कर लीं। उसने कमरे में हीट सिग्नेचर की तलाश की। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, दीवारों में से एक पर कुछ चमक रहा था। दीवार तक पहुंचने के लिए माइकल को कुछ कदम उठाने पड़े। माइकल ने अपनी एक्स-रे आंखों से एक रून को चमकते हुए देखा। वह रून में विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए माइकल ने रून को तोड़ने के लिए सिस्टम को आदेश देने का फैसला किया। सिस्टम, इसे तोड़ो, माइकल ने आदेश दिया। आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने केवल 10,000 बदमाश अंक मांगे। आर्टिफैक्ट का पता लगाने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। जिस क्षण उसने सिस्टम को इच्छा दी, माइकल ने केबिन में एक और प्राणी को प्रकट होते हुए महसूस किया। सावधान, गया ने जल्दी से नाइटमेयर को चेतावनी दी। पलक झपकते ही धनुष और बाण उसके हाथ में आ गए। जब माइकल धीरे धीरे मुड़ा तो उसने एक कमरे के बीच में एक एल्फ की भूतिया आकृति को तैरते हुए देखा। किसी भी अन्य एल्फ की तरह उस आदमी के नुकीले कान और सुनहरे बाल थे और उसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसने माइकल की ओर अजीब सी नज़र से देखा। तुम चुने हुए नहीं हो, योगिनी ने कहा। माइकल शांत रहा। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। खैर, मैं ही यहाँ हूँ, माइकल ने कहा। तुम कौन हो? गया ने पूछा। छोड़ो,
गया को जवाब देने के बजाय योगिनी ने हत्या के इरादे से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ जोरदार और धमकी भरी लग रही थी। मज़ेदार, मैं यही कहने वाला था, माइकल ने शांति से कहा। उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके योगिनी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। मुझे चुने हुए व्यक्ति की परवाह नहीं है, मैं यहाँ अपना लेने आया हूँ। तुम्हारा? योगिनी का भूतिया चेहरा फड़क उठा। उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। मैंने कर्मचारी बनाया है, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, योगिनी ने गुर्राते हुए कहा। ओह, मैं डर गया हूँ, माइकल ने योगिनी का मजाक उड़ाया। तुम सिर्फ एक आत्मा का टुकड़ा हो। कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सुरक्षात्मक रूल नष्ट हो जाएंगे और मैं तुम्हारा स्टाफ ले लूंगा, माइकल ने कहा। एक पल के लिए योगिनी ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह बहुत क्रोधित था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक उपकार करने जा रहा हूँ। ये खलनायक जैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अवशोषित कर लूंगा। तो अब तुम और तुम्हारा स्टाफ मेरे हैं। नए थूसिया की राजधानी में एक आदर्श रक्षा के लिए विभिन्न सामरिक स्थानों पर 7 विशाल गोल टावरों वाला एक महल बनाया गया था जो राजसी ढंग से खड़ा था। प्रत्येक टावर बादलों को छूने के लिए पर्याप्त ऊंचा था। वे सफ़ेद पत्थर से बनी ऊंची चौड़ी दीवारों से जुड़े हुए थे। दीवारों के चारों ओर पतली पतली बिखरी हुई स्टाइलिश खिड़कियां जो एकदम सही समरूपता में दिखाई देती हैं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए समान आकार के छेद भी हैं। विशाल धातु के दरवाजे और तीरंदाजों के छेदों वाला एक बड़ा द्वार महल की रक्षा करता था। भारी बख्तरबंद सैनिकों के कई समूह खाई के पार पुल की रक्षा करते थे। पुल ही महल के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था। महल का हर इंच शक्तिशाली सरनियों और रूनों द्वारा सुरक्षित था। महल के द्वारों के बाहर कई बड़े घर बिखरे हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से अमीर लोग द्वारों के बाहर रहने में भी सहज थे। ये महल अपेक्षाकृत नया था, लेकिन अब तक यह आसानी से अपनी जगह पर खड़ा था और आने वाले युगों तक ऐसा ही रहने की संभावना थी। फिर भी महल अभी भी निर्माण के शुरुआती चरणों में था। अभी भी कई चीजें बननी बाकी थीं। थूसिया के शाही परिवार का लक्ष्य महल को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और भव्य महल बनाना था। वे खुद अवोर महारानी के महल से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। शुरुआती दौर में भी महल की तुलना में दुनिया के कई महल फीके लगते थे। महल का विशाल आकार किसी को भी भयभीत कर सकता था। महल दुनिया के किसी भी सामान्य महल से कम 10 गुना बड़ा था। गिरती बर्फ ने पहले से ही भव्य महल में आकर्षण की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। राजा मैक्सिम महल की रखवाली करने वाले सैनिकों के साथ उदार थे। महल के मैदानों पर गश्त करने वाले सैनिकों के अलावा सैनिक महल के ऊपर उड़ रहे थे और महल के आदेश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए गोली चला रहे थे। महल अंदर से भी उतना ही भव्य था जितना कि बाहर से। 12 हाथीदांत स्तंभों में से प्रत्येक से लटके हुए विशाल अंगारों ने सिंहासन कक्ष के निचले स्तरों को रोशन कर दिया। उन्होंने हर चीज को टिमटिमाती हुई चमक में समाहित कर लिया। परतदार छत पर रत्न जड़े रन टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि मूर्तियां और संगमरमर के चिन्ह इस भव्य हॉल के मोज़ेक फ्लोर पर नीचे देख रहे थे। सिंहासन से नीचे फिरोजी रंग का गलीचा बिछा हुआ था और यह वह सबसे नज़दीकी जगह थी जहां लोग खड़े होकर शाही महारानी को संबोधित कर सकते थे। दीवारों से उभरे हुए किनारों वाले कांटेदार बैनर लटके हुए थे। प्रत्येक बैनर के बीच मोमबत्तियों से भरी एक छोटी वेदी थी। उनमें से कुछ को जलाया गया था और बदले में उनके नीचे थूसिया के पिछले राजाओं और रानियों की पेंटिंग्स को रोशन किया गया था। मंत्रमुग्ध करने वाले मोज़ाइक की भारी रंगीन कांच की खिड़कियां क्रिम्सन लाल बैनरों के समान फिरोजी रंग की ड्रेपरियों द्वारा छिपी हुई थीं। पर्दों को फैंसी लटकन और प्रभावशाली सुईवर्क से सजाया गया था। हॉल के अंत में एक ऊंचे मंच पर विभिन्न दुर्लभ और महंगी धातुओं से बना एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन हॉल और सिंहासन के बीच कम से कम 20 से 30 सीढ़ियां थीं। सिंहासन को मुकुट जैसा बनाया गया था। ये रानी और राजकुमारी के लिए 2 समान रूप से प्रभावशाली सिंहासनों से सटा हुआ था। सिंहासन का हर इंच जटिल चिन्हों से ढका हुआ था और प्रत्येक सुंदर आर्मरेस्ट पर एक नीलम लालटेन तय किया गया था। शराबी तकिए गहरे लवेंडर रंग के थे, जिन पर सोने की जाली लगी हुई थी। जो लोग अपने शाही महामहिम की बुद्धि की तलाश कर रहे थे, वे कई लंबी और बल्कि भारी ग्रेनाइट बेंचों पर ऐसा कर सकते थे, जो सभी एक अर्धवृत्त में सिंहासन का सामना कर रहे थे। उच्च पद के लोग इसके बजाय सिंहासन का सामना करने वाले विशेष रूप से सजाए गए मेजानाइन में सीटें ले सकते थे। इस समय कई लोग सिंहासन हॉल में बैठे थे। उन सभी के माथे पर काली रेखाएं थीं। उनमें से एक लंबा शूरवीर था जो दांतों तक हथियारबंद था। वह एक घुटने पर राजा मैक्सिम, रानी वेलेरिया और राजकुमारी विक्टोरिया का सामना कर रहा था। उस आदमी के बाएं गाल पर एक निशान था। इससे वह कुछ हद तक डरावना और खलनायक लग रहा था। वह थूसिया का जनरल बूथ फेलियन था, जिसने अभयारण्य का कत्लेआम किया और अब्रास को मार डाला। जनरल बूथ के अलावा एडिथ लैला एल्डेन के साथ सजी हुई बेंच पर बैठी थी। मैं तुमसे निराश हूं, बूथ, मैक्सिम ने कहा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। चलो सुनते हैं कि वह इस स्थिति को कैसे ठीक करने जा रहा है, रानी वेलेरिया ने मैक्सिम के हाथों को धीरे से दबाते हुए कहा।
वह बूथ को बचपन से जानती थी। वह पूरे थूसिया में सबसे वफादार आदमी था। जहां तक उसका सवाल था, एक गलती उस आदमी को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जो थूसिया की बेहतरी के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मैंने अपने सबसे अच्छे लोगों को भेजा है, वे अपना काम पूरा करेंगे, बूथ ने कहा। लैला की आंखों में गुस्सा चमक रहा था, लेकिन वह अपनी बहन की खातिर शांत रही। हालांकि लैला और एडिथ बहनें थीं, लेकिन उनके बीच कोई मजबूत पारिवारिक बंधन नहीं था। इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि एडिथ लैला की जैविक बहन नहीं थी। लैला का जन्म लॉर्ड नॉर्बर्ट एल्डन की पहली पत्नी से हुआ था और एडिथ का जन्म उनकी दूसरी पत्नी से हुआ था। लगभग 25 साल बाद नॉर्बर्ट ने एडिथ की मां से शादी की और वह 1 साल बाद पैदा हुई। उस समय तक लैला पहले ही अपनी मातृभूमि छोड़ चुकी थी और खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर चुकी थी। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद लैला एडिथ से प्यार करती थी। यही एकमात्र कारण था कि जब विक्टोरिया ने उसे बुलाया तो वह थूसिया आने के लिए सहमत हो गई। एक तरफ लैला को एडिथ के बारे में सोचना था और उसे बचाना था, दूसरी तरफ उसे अपने आत्मा बच्चे के पिता घोस्ट के बारे में सोचना था। चले जाओ, मैक्सिम ने हाथ हिलाकर बूथ को विदा किया। चूंकि लैला और थूसिया के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति हॉल में थे, इसलिए वह बूथ से खुलकर बात नहीं कर सकता था। विक्टोरिया ने जनरल बूथ के हॉल से चले जाने तक इंतजार किया। उसके बाद उसने लैला की ओर अपनी निगाह घुमाई। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लेडी एल्डन। आपके कार्यों ने मेरी बहन को खतरे में डाल दिया है, इसलिए हाँ, मुझे आना ही था। लैला के शब्द ठंडे थे। लैला, एडिथ ने घबराकर फुसफुसाया। हम आपकी चिंता और गुस्से को समझते हैं, लेडी एल्डन, वैलेरिया ने कोमल स्वर में कहा। लेकिन यह उंगली उठाने का सही समय नहीं है। क्या आपने एडिथ के लिए कोई इलाज ढूंढ लिया है? वैलेरिया ने पूछा। लैला ने आह भरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। उसने एडिथ को कुछ नया इंजेक्शन दिया है, ऐसा कुछ जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लैला के शब्दों से सभी चौंक गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर लंबे समय तक चुप्पी के बाद विक्टोरिया के शब्दों ने चुप्पी को चीर दिया। मां के बारे में क्या? विक्टोरिया ने पूछा। वह भी संक्रमित है। लैला के शब्दों ने विक्टोरिया के दिल की धड़कन को बढ़ा दिया। हॉल में लोगों के सदमे में हौंफने की आवाज गूंज रही थी। राजा मैक्सिम की आंखें शिकारी हो गईं। उसके शरीर से खतरनाक हत्या की मंशा निकल रही थी। आपका स्वागत है कि आप हीलर, कीमियागर और रनमास्टर्स को अपने शरीर का निरीक्षण करने दें। लेकिन मुझे संदेह है कि बहुतों को भी लगेगा कि उनमें कुछ गड़बड़ है, लैला ने कहा। ये कैसे संभव है? विक्टोरिया ने बड़बड़ाया। वैलेरिया घबरा गई। उसे याद आया कि विक्टोरिया ने एडिथ के साथ जो कुछ हुआ था, उसका कितना स्पष्ट वर्णन किया था। उसके हाथ कांपने लगे। उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि घोस्ट ने रानी को खुद कैसे जहर दिया। जवाब आसान था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस आर्या को थूसिया भेजा और कैन को उसका मार्गदर्शन करने दिया। कैन ने ऑपरेशन की योजना ठीक वैसे ही बनाई जैसे माइकल ने बनाई होगी। रानी वैलेरिया को फ्यूजन स्टेज साधकों द्वारा संरक्षित किया गया था। वे फ्यूजन स्टेज पर नहीं थे या उन्हें दूर से भी वहां पहुंचने का मौका नहीं था, लेकिन वे कोर के प्रति वफादार थे। इसलिए राजा मैक्सिम ने उन्हें गुप्त कमरे के अंदर जाने की अनुमति दी जहां हवा कॉस्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। नतीजतन वैलेरिया के पास जाना असंभव था, खासकर आर्या जैसे कोर फॉर्मेशन साधक के लिए। लेकिन सौभाग्य से उसे वैलेरिया के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैलेरिया में सीधे रक्त टॉनिक इंजेक्ट करने के बजाय उसने उन्हें मांस, सब्जियों और महल में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में इंजेक्ट किया। ये पता लगाने के लिए कि महल में ये सामग्रियां कहाँ और कैसे पहुंच रही थीं, आर्या को कुछ शोध करना पड़ा। लेकिन स्पाइडर और ड्रोन की मदद से ये काम उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान हो गया। अगर यह सामान्य रक्त टॉनिक होता तो जहर के लिए सामग्री की जांच करने वाले कीमियागर इसे पहचान लेते। ये सामान्य नहीं था। माइकल ने 5 मिलियन सोने के सिक्कों को खतरनाक बिंदुओं में बदल दिया और सिस्टम का उपयोग करके रक्त टॉनिक को संशोधित करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ये काम आसान नहीं था, लेकिन ये हर खतरनाक बिंदु के लायक था। उसने वैलेरिया को जहर देने के लिए आर्या की जान भी जोखिम में डाल दी। ये तुम्हें पता लगाना है, लैला ने कहा। क्या उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? विक्टोरिया ने पूछा। उसका दिल डर से सिकुड़ गया था। वह अपनी मां की जान के लिए डरी हुई थी। हाँ, लैला के बजाय राजा मैक्सिम ने विक्टोरिया के सवाल का जवाब दिया। हम उसे मार देंगे, राजा मैक्सिम ने कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका सिर लूंगा और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, मैक्सिम ने कहा। गहरे में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पल में एडिथ और वैलेरिया दोनों को बलिदान कर देगा, जो कि पूरी दुनिया को जीतना था। उनके जीवन की कीमत उसे वर्चस्व के लिए चुकानी होगी। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन वह बदला लेने के लिए आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि जब वह आए तो मेरी बहन यहाँ हो। एडिथ बेंच से खड़ी हो गई। लैला, मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं विक्टोरिया का साथ नहीं छोड़ूंगी।
मैं जानती हूँ कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, एडिथ ने कहा। क्या तुम जानती हो? लैला ने पूछा। लैला की ठंडी निगाहों के नीचे एडिथ को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। एडिथ को हिम्मत जुटाने में कुछ सेकंड लगे। मुझे महामहिम और थूसियान सेना पर पूरा भरोसा है। वह सिर्फ एक आदमी है, एडिथ ने कहा। लैला ने गहरी सांस ली। घोस्ट के साथ अपने छोटे से समय में उसने जान लिया था कि वह क्या करने में सक्षम है। वह ऐसा आदमी नहीं था जो बिना किसी रणनीति के सीधे युद्ध का सामना कर सकता था। अगर उसने विक्टोरिया को अपने आगमन के बारे में चेतावनी दी होती तो लैला जानती थी कि उसके दिमाग में कई योजनाएं होंगी। उसने साबित कर दिया था कि कोई भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। वैलेरिया को जहर देना एक बयान था। तुम्हें पता नहीं है कि वह क्या करने में सक्षम है, एडिथ, लैला ने कहा। वह वास्तव में चाहती थी कि एडिथ थूसिया से जितना संभव हो सके दूर चले जाए, लेकिन उसकी आंखों में नजर आने से लगता था कि जब तक लैला उसे जबरदस्ती नहीं घसीटेगी तब तक एडिथ राज्य और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगी। मैक्सिम बार्न्स ने लैला और एडिथ को छोड़कर हॉल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है कि आप हम में से किसी से भी ज्यादा उसके बारे में जानते हैं, मैक्सिम ने कहा। मैं उसे इतना जानता हूं कि मेरी बहन किस खतरे में है, लैला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। एडिथ के शरीर का निरीक्षण करने के बाद लैला को पता चला कि घोस्ट किसी भी क्षण उसकी बहन की जान ले सकता है। यहाँ तक कि उसके गुरु को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसने एडिथ के साथ क्या किया है। अगर वह चाहती है तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, मैक्सिम ने कहा। वह बेपरवाह था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, एडिथ ने अपना सिर हिलाया। लैला, अगर आप उसे जानते हैं तो उसे अपना रास्ता बदलने के लिए कहें, एडिथ ने कहा। लैला ने हंसी उड़ाई। नहीं, उसे आने दो, लैला के एडिथ को जवाब देने से पहले विक्टोरिया ने बीच में ही बोल दिया। हम इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं उसे एक उदाहरण बना दूंगी, विक्टोरिया ने कहा। उसकी आवाज़ जानलेवा थी। ये जानने के बाद कि उसने उसकी मां को जहर दिया है, अब्रास के लिए उसके मन में जो थोड़ी बहुत दया थी वह पूरी तरह से गायब हो गई। वह उसका सिर काटकर महल के सामने एक भाले में डाल देना चाहती थी। एडिथ, लैला ने अपनी नज़र एडिथ की ओर घुमाई। उसने धीरे से एडिथ के चेहरे को सहलाया। उसकी मात्र प्रवृत्ति ने उसे एडिथ को थूसिया से दूर ले जाने के लिए चिल्लाया। लैला की आंखों में मात्र प्रेम देखकर एडिथ की आंखें भर आईं। लैला को इस तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करते देखना बेहद दुर्लभ था। मेरे साथ इंद्रधनुष द्वीप पर आओ। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ वह तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, लैला ने कहा। वह जानती थी कि घोस्ट ने विक्टोरिया को चोट पहुँचाने के लिए एडिथ को जहर दिया था। अब जब उसने वैलेरिया को जहर दे दिया था तो उसे एडिथ को चोट पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा लैला उससे अपनी बहन को छोड़ने की विनती कर सकती थी, लेकिन पहले एडिथ को थूसिया को छोड़ना था। लैला नहीं चाहती थी कि एडिथ घोस्ट और उसके बदला लेने के बीच में आए। नहीं, एडिथ ने अपना सिर हिलाया। मैं भागने वाली नहीं हूँ। मेरा घर विक्की के बगल में है, एडिथ ने कहा। उसने अपना फैसला कर लिया है, मैक्सिम ने हंसते हुए कहा। लेडी एल्डन, तुम एडिथ के साथ क्यों नहीं रहती और जब तक हम उससे निपट नहीं लेते तब तक उसकी देखभाल क्यों नहीं करती? वैलेरिया ने कहा। हालांकि वह अंदर से मरने से डरती थी, लेकिन वह थूसिया की रानी थी। वह डरी हुई या कमज़ोर नहीं दिख सकती थी। इसके अलावा वैलेरिया को नहीं लगता था कि एक भी आदमी थूसिया के महान राष्ट्र को खतरे में डाल सकता है। कृपया, एडिथ ने अपनी पिल्ला जैसी आंखों से विनती की। कुछ मिनटों तक लैला चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। केवल तभी जब तुम मेरी बात सुनो। मैक्सिम बार्न्स मन ही मन मुस्कुराया। इसलिए नहीं कि वह घोस्ट को मारने में लैला की मदद चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैक्सिम बार्न्स के मन में लैला के लिए भावनाएं थीं। वह उसका पहला प्यार थी। सच कहूं तो मैक्सिम को केवल इस बात की चिंता थी कि घोस्ट कॉस्मिक स्ट्रीम के अस्तित्व को उजागर कर देगा। एक बार जब वह घोस्ट को मार देता है तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। उसे आश्चर्य हुआ कि लैला एक आदमी से इतना क्यों डरती है। माना कि घोस्ट एक विलक्षण व्यक्ति था और प्रकृति का सच्चा संकी था। अगर वह इतना शक्तिशाली नहीं होता तो मैक्सिम विक्टोरिया से उसकी शादी करने के बारे में नहीं सोचता। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि घोस्ट कॉस्मिक स्ट्रीम का संरक्षक निकला। भले ही घोस्ट ने विक्टोरिया को धमकी न दी होती, मैक्सिम उसे जीने नहीं देता। मैं करूंगा, बस हमारे साथ रहो, एडिथ की आंखों से आंसू बह निकले। लैला के पास थूसिया में रहने के दो कारण थे। एक तो जाहिर तौर पर एडिथ और उसकी सुरक्षा। दूसरा कारण ये था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लैला घोस्ट को दूर भेज सकती थी और उसे राजा मैक्सिम के क्रोध से बचा सकती थी। मैं जानना चाहती हूँ कि वह थूसिया से बदला क्यों लेना चाहता है, लैला ने पूछा। एडिथ ने धीरे से अपनी नज़र बार्न्स की ओर घुमाई। उसके विपरीत लैला इस बात से बेखबर थी कि उन्होंने घोस्ट के साथ क्या किया। मैक्सिम बार्न्स ने खुद को इस परिदृश्य के लिए तैयार किया। उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक बेहतरीन कहानी गढ़ी।
घोस्ट को मारने के बाद वह जो भी कहेगा वह सच होगा। आखिरकार इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इस बीच विश्वासघाती महासागर में माइकल भूतिया योगिनी का सामना कर रहा था। माइकल ने सिस्टम द्वारा रून को तोड़ने और उसे कलाकृति देने का इंतजार किया। तब तक माइकल ने कलाकृति बनाने वाले योगिनी से बात करके खुद का मनोरंजन करने का फैसला किया। चलो इसका सामना करते हैं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम बस आत्मा का एक टुकड़ा हो, माइकल ने कहा। गया ने अपना धनुष नीचे किया और हंसने लगी। इस योगिनी को देखो, वह हम पर गुस्सा लग रहा है। यदि आप चाहते थे कि आपके चुने हुए व्यक्ति को कलाकृति मिले तो आपको इसे छिपाने का बेहतर काम करना चाहिए था, नाइटमेयर ने टिप्पणी की। आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, मानव, योगिनी ने ठहाका लगाया। यदि आप गंभीरता से ऐसा मानते हैं तो आपको झटका लगने वाला है, माइकल मुस्कुराया। आप हमेशा से दुनिया के कीड़े मकोड़े रहे हैं, हमेशा ऐसी चीजें लेते हैं जिनके आप हकदार नहीं हैं। योगिनी निराश दिखी। उसके लहजे और शब्दों को देखकर यह स्पष्ट था कि एल्फ को इंसानों से बहुत नफरत थी। तो चुना हुआ एक एल्फ है। माइकल ने अपना सिर झुकाया। वह इंसान नहीं है, वह भगवान है। एल्फ को उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ा इंसान चौंक जाएगा और हैरान हो जाएगा। इसके बजाय उसने उसे हंसते हुए देखा। मुझे मत बताओ कि यह प्रकाश के देवता के लिए है। माइकल ने प्रकाश के देवता शब्दों को हवा में उद्धृत किया। एल्फ हैरान था। माइकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह प्रकाश के देवता के लिए बनी किसी चीज पर ठोकर खा गया था। ये दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है, माइकल ने हंसते हुए कहा। तो अब मुझे न केवल कलाकृति मिल रही है बल्कि मैं उससे कुछ ले भी रहा हूं। आप प्रकाश के देवता को जानते हैं? एल्फ ने पूछा। हालांकि वह माइकल द्वारा जागृत आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था जब उसने रून को छुआ था, एल्फ में अभी भी वह बुद्धिमत्ता थी जो उसके पास तब थी जब वह संपूर्ण था। आप ऐसा कह सकते हैं, माइकल ने कहा। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया इस समय किस खतरे में है। क्या तुम्हें पता है कि अगर यह कलाकृति गलत हाथों में पड़ गई तो क्या होगा? योगिनी ने पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो चिंता की क्या बात है? वैसे भी कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, माइकल ने कंधे उचका दिए। क्या हो रहा है? योगिनी को लगा कि सुरक्षात्मक रून कमजोर हो रहा है। उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि यह संभव नहीं होना चाहिए था। जब योगिनी ने मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वह दंग रह गया। तुम ये कैसे कर रहे हो? योगिनी ने हैरान नज़र से पूछा। क्या कर रहे हो? रून, ये कमज़ोर होता जा रहा है। 1 मिनट, माइकल ने उंगली उठाई। 1 मिनट में तुम्हारा स्टाफ मेरा हो जाएगा। तुम, अचानक योगिनी को लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो। योगिनी को सब कुछ समझ में आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था उसके लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। तुम डार्क लॉर्ड हो? माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ। चूंकि योगिनी को प्रकाश के देवता के बारे में पता था, इसलिए उसके लिए अंधेरे के देवता के बारे में जानना स्वाभाविक था। बिंगो, माइकल ने योगिनी के लिए ताली बजाई। कमरे में कंपन होने लगा क्योंकि बीच में लकड़ी के पैनल धीरे धीरे खुलने लगे। जमीन से एक खंभा उभरा। माइकल ने आखिरकार कलाकृति देखी। ये 5 फीट का सुनहरा त्रिशूल था। योगिनी घबरा गई। नहीं रुको, योगिनी चिल्लाए। हालांकि माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह त्रिशूल की ओर चलता रहा। जब वह त्रिशूल से हाथ की दूरी पर था तो योगिनी ने अपना त्रिशूल बंद कर लिया। आंखें, केबिन चरमरा उठा। नाइटमेयर और गया ने बाहर हवा की गर्जना सुनी, मानो कोई तूफान उनके पास आ रहा हो। त्रिशूल कांप उठा। ये धीरे धीरे खंभे से ऊपर उठा और केबिन से बाहर उड़ने ही वाला था कि माइकल ने इसे कसकर पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? माइकल ने हंसी उड़ाई। उसने महसूस किया कि त्रिशूल उसके हाथ में हिंसक रूप से कांप रहा है। मैं अपनी रचना को बुराई के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा, योगिनी ने गुर्राते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह माइकल पर जादू करने वाला था। एक समय था जब मैं तुमसे कहता कि अंधकार हमेशा बुराई के बराबर नहीं होता, जैसे प्रकाश हमेशा अच्छाई नहीं लाता, माइकल ने भाला पकड़ते हुए कहा। भाला उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइकल की पकड़ बहुत मजबूत थी। अगर ये त्रिशूल लेना और तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा निर्दोष लोगों पर लगाए गए अभिशापों को तोड़ना बुराई है, तो मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो। माइकल के हाथों की नसें उभर आईं। जब योगिनी ने त्रिशूल को माइकल से दूर उड़ाने की कोशिश की तो त्रिशूल हिंसक रूप से कांप उठा। मेरे कर्मचारियों को जाने दो, एल्फ चिल्लाया। उसकी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ ने केबिन की दीवारों को नष्ट कर दिया। नाइटमेयर और गया बल के कारण पीछे हट गए। हालांकि माइकल स्थिर रहा। एकमात्र अंतर यह था कि क्षेत्र अंधेरा हो गया था। एल्फ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके आसपास की हर चीज अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। इंच दर इंच माइकल ने त्रिशूल को अपनी ओर खींचा। एल्फ की चौंकी हुई निगाहों के नीचे एक काले बादल ने माइकल को ढंक लिया। उसके काले लबादे की जगह एक खौफनाक काला कवच उस पर दिखाई दिया। अंत में एल्फ ने डार्क लॉर्ड का असली रूप देखा।
उसने त्रिशूल से पूरी तरह से संबंध खो दिया। धीरे धीरे काला कंधा माइकल के हाथ से होकर चला गया और सुनहरे त्रिशूल को ढंक दिया। नहीं 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 नहीं, एल्फ ने बुदबुदाया। उसके दिल में दहशत फैल गई। वह डार्क लॉर्ड को रोकने में असहाय और शक्तिहीन था। कुछ सेकंड बाद त्रिशूल पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। तुमने क्या किया? एल्फ ने भयभीत चेहरे से पूछा। यह मेरा है, अब मेरे पास आओ। माइकल की राक्षसी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। एल्फ डर के मारे पीछे की ओर तैरने लगा। अब तुम्हारे दयनीय अस्तित्व को समाप्त करने का समय आ गया है। एल्फ को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना माइकल उसकी ओर दौड़ा। उसने तुरंत सोल ईटर का इस्तेमाल किया। एल्फ ने महसूस किया कि एक मजबूत बल उसे डार्क लॉर्ड की ओर खींच रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बल बहुत ज्यादा था। माइकल से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े गया और नाइटमेयर ने एल्फ की भूतिया आकृति को धीरे धीरे धुएं के बादल में बदलते देखा। ये धुआं सीधे माइकल के मुंह में उड़ गया। नहीं, एल्फ दर्द से चिल्लाया। यह ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि एल्फ पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वह कौन था, गया ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं थी, माइकल ने जवाब दिया। अपनी स्थिति को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अभिशाप तोड़ने वाला, उसने एक महान कौशल हासिल कर लिया था। इसके साथ वह लोगों पर लगाए गए किसी भी अभिशाप को तोड़ सकता था। अब समय आ गया है कि हम इस जगह से निकल जाएं। कलाकृति लेने और योगिनी की आत्मा को अवशोषित करने के बाद माइकल के पास टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदने के लिए पर्याप्त अंक थे। उसने इसका इस्तेमाल विश्वासघाती महासागर से बचने के लिए किया। अंत में माइकल विश्वासघाती महासागर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। हवा में मंडराते हुए वह क्षितिज पर इंद्रधनुषी द्वीप देख सकता था। वह लैला से मिलना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। उनसे मिलने से पूरा द्वीप खतरे में पड़ जाता। स्काईहॉल के साथ उसके युद्ध का द्वीप पर रहने वाले निर्दोष लोगों से कोई लेना देना नहीं था। बाहरी इलाकों से माइकल को वोल्डीगार्ड महल तक पहुंचने के लिए बस रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना था। वोल्डीगार्ड के लोग महल में टूटी दीवारों और छतों को ठीक करने में व्यस्त थे। भारी बर्फबारी ने सब कुछ ढक दिया था। ये घुटनों तक ऊंचा था क्योंकि सैनिकों को समय बचाने के लिए बर्फ के ऊपर तैरना पड़ रहा था। कुछ नौकर जो छत पर बैठे थे उन्हें कीलों और हथौड़ों से ठीक कर रहे थे। उन्होंने माइकल, गया और नाइटमेयर को हवा में देखा। मास्टर घोस्ट वापस आ गया है, नौकरों ने चिल्लाया। सभी ने माइकल की ओर देखा। बिना कुछ बोले माइकल सीधे महल में चला गया। हॉल में पहुंचते ही माइकल ने देखा कि वोल्डिगर्ड परिवार हॉल में इकट्ठा है। उसने जेनिफर, लॉर्ड जूलियन और लेडी एस्ट्रिड को परिवार के कई बुजुर्गों के साथ देखा। लॉर्ड जूलियन ने माइकल की उपस्थिति को महसूस किया। उसने जल्दी से अपनी नज़र माइकल की ओर मोड़ ली। मास्टर घोस्ट, लॉर्ड जूलियन ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद उभरी। लेडी एस्ट्रिड ने एक चमकदार मुस्कान के साथ माइकल का स्वागत किया। दूसरी ओर जेनिफर हैरान दिख रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि माइकल यहाँ क्यों है, बजाय मेज़ेरोथ में। माइकल ने बुजुर्गों की ओर देखा, जो कुछ हद तक हैरान दिख रहे थे। उन्होंने अपने मुंह खोले और बंद किए, जैसे कि उनके मन में माइकल से पूछने के लिए कुछ था। मिस एलिया, नाइटमेयर, लेडी एस्ट्रिड ने गया को एक कोमल मातृभाव से गले लगाया। हम बाद में बात करेंगे, लॉर्ड जूलियन ने बुजुर्गों को विदा किया। हॉल से बाहर निकलने से पहले वे सभी माइकल की ओर थोड़ा झुके। कृपया अपने आप को घर जैसा महसूस करें, लेडी एस्ट्रिड ने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। ईव कहाँ है? माइकल ने चिमनी के पास सोफे पर बैठते हुए पूछा। ईव, लेडी एस्ट्रिड ने ईव को पुकारा। जेनी, अपनी बहन को हमारे पास ले आओ, लॉर्ड जूलियन ने जेनिफर से पूछा। उसने सिर हिलाया और ईव से मिलने के लिए ऊपर चढ़ गई। ईव ने कहा कि तुम माज़ेरोथ गए थे, जूलियन ने कहा। मैं गया था। जाहिर है, माज़ेरोथ में सीखने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, माइकल ने कहा। वह बेपरवाह था। तो ईव के बारे में क्या तुम क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ हूँ? माइकल ने जूलियन के शब्दों को बीच में ही काट दिया। मैं अब अभिशाप हटा सकता हूँ। माइकल के शब्दों ने उन्हें चौंकाया और प्रसन्न किया। एस्ट्रिड की आंखें तुरंत भर आईं। हाल ही में उसे नहीं पता था कि कल्पित बौने ईव पर अभिशाप लगाते हैं। उसका मानना था कि ईव में आत्माशोधन चरण तक पहुंचने की कोई प्रतिभा नहीं थी। सच कहूं तो जब उसने उन्हें अभिशाप के बारे में बताया तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जूलियन और ईव को विश्वास था कि यह सच था। ये सुनकर कि भूत अभिशाप हटा सकता है, पिता और माँ खुशी से झूम उठे। जेनिफर को ईव को लाने में 1 मिनट लगा। भूत, माइकल ने सीढ़ियों की ओर देखा और ईव को शालीनता से नीचे उतरते देखा। ठंड के मौसम के बावजूद वह पसीने से तर थी। उसके चेहरे पर धब्बे और उसके हाथ में युद्ध के हथौड़े को देखकर वह बता सकता था कि वह हमेशा की तरह प्रशिक्षण ले रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईव ने पूछा। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा, ईव, गया ने आंखें घुमाईं। ईव ने मुस्कुराते हुए आह भरी। मुझे लगा कि तुम मेज़रोथ में हो। मैं था, एक बार फिर,
माइकल को वही शब्द दोहराने पड़े जो उसने जूलियन से कहे थे। चलो समय बर्बाद न करें। माइकल खड़ा हो गया। लॉर्ड जूलियन, क्या आपके पास कोई सुरक्षित कमरा है? लॉर्ड जूलियन ने तुरंत अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। मेरे पीछे आओ। लॉर्ड जूलियन और एस्ट्रिड महल में एक निजी कमरे की ओर बढ़े। वे इस कमरे का इस्तेमाल महत्वपूर्ण बैठकों और संदिग्ध सौदों के लिए करते थे। क्या हो रहा है? ईव ने पूछा। मैं तुम्हारा अभिशाप हटाने जा रहा हूँ। ईव चौंक गई, और जेनिफर भी। ईव के विपरीत जेनिफर ने अभिशापों के बारे में बहुत शोध किया जब ईव ने उसे अभिशापों के बारे में बताया। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों के अनुसार अभिशाप एक प्रकार का रून था। कुछ एल्वेन रून मास्टर अभिशापों में विशेषज्ञ थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक प्रमुख एल्वेन परिवार के पास एक रून मास्टर होता था जो अपने शत्रुओं को शाप दे सकता था। लेकिन लोगों पर शाप देना जादू करने जितना आसान नहीं था। रून मास्टर को पीड़ित के करीब जाना पड़ता था और शाप देने में समय लगता था। ईव के मामले में फिलवेंडर परिवार ने ईव की साधना प्रतिभाओं की जांच करने का नाटक किया और इसके बजाय उसकी आत्मा पर शाप लगा दिया। बेचारी ईव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उसे शाप दिया है। मैंने पढ़ा है कि केवल वही व्यक्ति इसे हटा सकता है जिसने अभिशाप लगाया है, जेनिफर ने जूलियन और एस्ट्रिड का पीछा करते हुए कहा। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर विश्वास मत करो, गया ने कहा। जेनिफर ने घोस्ट से कोई सवाल नहीं किया। उसने उसे प्लेग के खिलाफ बाधाओं को पार करते हुए देखा था। अगर वह उसकी बहन पर लगे अभिशाप को हटा सकता है तो जेनिफर घोस्ट की हमेशा आभारी रहेगी। आखिरकार वे एक खाली कमरे में पहुंचे जिसमें कोई खिड़की या कांच नहीं था। बीच में गोल मेज को छोड़कर वहां कुछ भी नहीं था। ईव, आगे आओ, बाकी लोग पीछे हट जाओ, माइकल ने कहा। जूलियन और एस्ट्रिड ने एक दूसरे की बाहों को कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। ईव ने एक गहरी सांस ली। चूंकि यह पहली बार कस ब्रेकर का उपयोग कर रहा था, इसलिए माइकल इस प्रक्रिया से अपरिचित था। उसने बस अपना हाथ ईव के माथे पर रखा। अपनी आंखें बंद करो, माइकल ने कहा। उसने ये प्रक्रिया बनाई। फिर माइकल ने सिस्टम को उसके शरीर को स्कैन करने के लिए कहा। उसे एक नई अनुभूति हुई। कस ब्रेकर का इस्तेमाल करना सांस लेने जितना आसान था। जब उसने ईव को छुआ तो उसने उसके शरीर में एक शक्तिशाली कंपन महसूस किया। जल्द ही ये कंपन एक चीख में बदल गया। माइकल ने चीख पर ध्यान केंद्रित किया। चीख इतनी तेज और तेज होती गई कि उसका सिर दर्द करने लगा। उनके विपरीत दूसरों ने ईव के शरीर को कांपते हुए देखा। हवा का एक झोंका उसके चारों ओर बह रहा था जिससे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी निगाहों के नीचे उसकी त्वचा पर प्रकाश की एक पतली परत उभरी। अंत में माइकल ने अपने दिमाग से चीख के स्रोत को पकड़ लिया। कस ब्रेकर को उसकी बांह का विस्तार महसूस हुआ। उसने उसकी आत्मा में मौजूद अभिशाप को पकड़ लिया। उसके शरीर के भीतर एक अजीब रून धड़क रहा था। ये ईव की आत्मा से जुड़ गया और आत्मा की शक्ति को दबा दिया। इसलिए उसे आत्मा शोधन चरण तक पहुंचने से रोक दिया। माइकल के पकड़ में आने पर रून टूट गया। नतीजतन कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अपने चारों ओर ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल महसूस किया। जूलियन और एस्ट्रिड चिल्लाए। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन गया ने उन्हें रोक दिया। मत करो। ऊर्जा का उछाल कुछ मिनटों तक चला। फिर ईव के चारों ओर की चमकदार रोशनी आखिरकार मंद पड़ने लगी। अपनी आंखें खोलो, माइकल ने कहा। ईव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कि उसके ऊपर से कोई भारी चीज उतर गई हो। क्या हो गया? ईव ने पूछा। तुम अभिशाप मुक्त हो, माइकल मुस्कुराया। पलक झपकते ही ईव का परिवार आगे बढ़ गया। उन्होंने उसे घेर लिया। जूलियन और एस्ट्रिड ने उसे कसकर गले लगा लिया। माइकल को आश्चर्य हुआ। जेनिफर ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं। वह रोने के कगार पर थी। धन्यवाद, जेनिफर ने माइकल के हाथों को दबाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरी दोस्त है, माइकल मुस्कुराया। उसने जेनिफर के कंधे पर थपथपाया। परिवार को कुछ समय अकेले रहने देने के लिए माइकल गया और नाइटमेयर के साथ कमरे से बाहर चला गया। वह हॉल में वापस आया और सोफे पर बैठ गया, फायरप्लेस की गर्मी का आनंद ले रहा था। यह आसानी से हो गया, नाइटमेयर ने कहा। जे माइकल की गोद में कूद गया और खुद को एक गेंद की तरह गोल कर लिया। आप जानते हैं कि हम इसे एक सेवा में बदल सकते हैं। शाप हटाने के लिए लाखों रुपये चार्ज करें, गया ने अपना विचार पेश किया। हाँ, लेकिन यह अनावश्यक रूप से कल्पित बौनों के साथ हमारी छवि खराब कर देगा। हमें इस शक्ति का सावधानी से उपयोग करना होगा। अगर लोगों को शाप देने वाले कल्पित बौने परिवारों को शाप तोड़ने वाले के बारे में पता चल जाता है तो वे मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन माइकल ने हंसते हुए कहा, मैं अब और नहीं छिपने वाला हूँ। मुझे बस तब तक सतर्क रहना है जब तक मैं अर्धअमर अवस्था तक नहीं पहुँच जाता। जब वे बात कर रहे थे, ईव और उसका परिवार हॉल में आ गया। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे।
लॉर्ड जूलियन और एस्ट्रिड माइकल की ओर बढ़े। वह खड़ा हो गया। मास्टर घोस्ट, इसे ले लो। लॉर्ड जूलियन ने माइकल की ओर एक सुनहरा चर्मपत्र बढ़ाया। यह क्या है? माइकल ने चर्मपत्र लेते हुए पूछा। उसने इसे खोला। चर्मपत्र पर जूलियन द्वारा लिखे और हस्ताक्षरित शब्द थे। ये सौदा था कि तैरते हुए पहाड़ को घोस्ट को सौंप दिया जाए। वही तैरता हुआ पहाड़ जिसके लिए माइकल ने फ्यूजन स्टेज रीपर से लड़ाई की थी। हालांकि माइकल को वह तैरता हुआ पहाड़ पसंद था, लेकिन वह उसे लेने में अनिच्छुक था। आखिरकार माइकल ने ईव की मदद की क्योंकि वह उसकी दोस्त थी। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसने बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना कुछ किया। कोई कह सकता है कि यह माइकल का अच्छा व्यवहार था। हम तुम्हें ये दे रहे हैं। असभ्य मत बनो, इसे स्वीकार करो। ईव माइकल के पास आए। उसने माइकल के कंधे पर मुक्का मारा। गाया ने चर्मपत्र पर क्या लिखा था ये देखने के लिए माइकल के कंधे पर झांका। कुछ क्षण बाद वह बहुत उत्साहित हो गई। बेशक उसने अपने चेहरे पर उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से उछल रही थी। इसके अलावा उसने बंजर तैरते पहाड़ को अपने किले में बदलने के लिए पहले से ही कई योजनाएं बना ली थीं। क्या तुम इसे लेने जा रहे हो या नहीं? ईव ने सख्त आवाज में पूछा। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? माइकल मुस्कुराया। नहीं। तो मैं इसे ले लूंगा, माइकल ने कहा। जैसा कि अपेक्षित था, जूलियन ने माइकल के लिए एक भव्य दावत रखी और एस्ट्रिड ने माइकल को गले तक खाने पर मजबूर कर दिया। दावत के अंत तक सब कुछ बढ़िया और आनंदमय रहा जब ईव ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक चर्मपत्र निकाला। उसने इसे माइकल की ओर फेंक दिया। इसे देखो, ईव ने कहा। जूलियन ने एक बार फिर जेनिफर सहित हॉल में सभी को बाहर निकाल दिया। माइकल ने कब्र को देखा, उनके चेहरों पर भाव। फिर उसने धीरे से चर्मपत्र खोला। प्रिय वोल्डीगार्ड्स, थूसिया के महान साम्राज्य ने आपके मित्र घोस्ट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। यदि आप थूसिया के विरुद्ध किसी भी तरह से उसकी सहायता करते हैं तो आपको पूरे राज्य का क्रोध झेलना पड़ेगा। आपको चेतावनी दी गई है। थूसिया की युद्ध परिषद। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हालांकि इससे माइकल को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में उसे उम्मीद थी कि थूसिया उसके सहयोगियों के विरुद्ध अपनी चाल चलेगा। दुर्भाग्य से थूसिया के लिए उनकी रणनीति माइकल पर काम नहीं करेगी, क्योंकि माइकल ने थूसिया के विरुद्ध अपने सहयोगियों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह थूसिया के दुश्मनों का उपयोग उनके विरुद्ध करेगा। मुझे नहीं पता कि तुम थूसिया से क्यों दुश्मनी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, ईव ने कहा। वह इतनी शांत और सहज थी जैसे वह छुट्टी पर जा रही हो। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो, माइकल ने अपना सिर हिलाया। ये थूसिया और मेरे बीच की बात है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरे में नहीं डालूंगा। वह अपने और थूसिया के बीच युद्ध में अपने सहयोगियों को शामिल न करने के बारे में अडिग था। वह केवल उन राजाओं का उपयोग करेगा जो पहले से ही थूसिया के साथ युद्ध में हैं। माइकल मैक्सिम बार्न्स द्वारा ईंट ईंट करके बनाई गई हर चीज को नष्ट करना चाहता था। सवाल ही नहीं उठता, घोस्ट। तुमने मेरी जान बचाई और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ब्रैडफोर्ड जाओ और उन लोगों को सुरक्षित रखो। माइकल की आवाज़ दबंग थी, एक भगवान की तरह। उसके स्वर में न केवल ईव बल्कि कमरे में मौजूद हर कोई कांप उठा। वह सही कह रहा है। अगर वे ब्रैडफोर्ड को निशाना बनाते हैं तो हमें उन लोगों को बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस पर हम भरोसा कर सकें, गया ने कहा। कुछ देर तक ईव इस बारे में सोचती रही। अंत में उसने आह भरी। माइकल के चेहरे को देखकर लगता था कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा, वह ये जानती थी। इसलिए ब्रैडफोर्ड के लोगों को सुरक्षित रखने में उसकी मदद करने का एकमात्र तरीका घोस्ट के साथ लड़ना नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर ही था। मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए, माइकल ने कहा। क्या ये सुरक्षित जगह नहीं है? ईव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। नहीं, माइकल के जवाब ने सभी को चौंका दिया। ईव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने जा रहा हूँ, ईव। जैसे ही ये शब्द माइकल के मुंह से निकले, उनके दिमाग खाली हो गए। वे सभी अंदर से चौंक गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। चिमनी की चिलचिलाती गर्मी में जलाऊ लकड़ी चटकने लगी। ईव के शब्दों ने जब तक सब कुछ खत्म नहीं कर दिया तब तक सभी चुप रहे। तुम हाफ तक पहुंचने वाले हो, अमर अवस्था। जूलियन उन शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो वह सुन रहा था। अपने जीवन में उसने कभी भी घोस्ट जैसे युवा को अर्धअमर अवस्था में पहुंचते नहीं सुना था। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब किसी ने स्वर्गीय संकट को जन्म दिया था। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो 200 साल हो गए थे जब कोई इंसान अर्धअमर अवस्था में पहुंचा था। ये खतरनाक है, घोस्ट। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? ईव ने कोमल स्वर में पूछा। माइकल के जीवन के लिए उसकी आंखें चिंता से चमक उठीं। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की चिंता है तो मत करो। मैं मरने वाला नहीं हूं। मुझे बस 5 दिनों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। स्वर्गीय क्लेश के इन 5 दिनों के दौरान थोड़ी सी भी गड़बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। इसलिए मुझे एक सुरक्षित जगह की ज़रूरत है।
अब जब तुम किसी तरह थूसिया से नाराज हो गए हो तो वे निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग तुम्हें खत्म करने के लिए करेंगे, ईव ने कहा। माइकल को ईव ज्यादा से ज्यादा पसंद आने लगी। उसने ये भी नहीं पूछा कि थूसिया उसे क्यों मारना चाहती थी या इसके विपरीत। कारण जाने बिना ईव उसके बगल में खड़ी रही। माइकल को लगा कि वह उसके साथ रहने के लिए बनी है। मेरे मन में एक जगह है। अब जबकि लॉर्ड जूलियन और लेडी एस्ट्रिड ने मुझे तैरता हुआ पहाड़ दे दिया है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह सुरक्षित स्थान कहाँ है? ईव ने पूछा। पवित्र चर्च, माइकल ने कहा। पिछली बार जब माइकल ने जांच की थी तो वह पवित्र चर्च का सहयोगी था। हालांकि पवित्र चर्च अभी भी विकास के चरण में था, लेकिन ये कमजोर भी नहीं था। पवित्र चर्च का महारानी और स्वर्ण राजकुमारों के साथ अच्छा रिश्ता था। इसलिए कोई भी राज्य पवित्र चर्च के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचेगा। यहाँ तक कि संरक्षक गिल्ड ने भी पवित्र चर्च के प्रति असम्मान दिखाने की हिम्मत नहीं की। पवित्र चर्च का मानना था कि माइकल एक दृढ़ आस्तिक था। माइकल ने नहीं सोचा था कि अगर माइकल सुरक्षित आश्रय के लिए कहेगा तो वे मना कर देंगे। माइकल धीरे धीरे अपने सोफे से उठे। मेरे लिए चर्च में परम पावन से मिलने जाने का समय आ गया है, माइकल ने कहा। मामले की गंभीरता को जानते हुए वोल्डीगार्ड्स में से किसी ने भी माइकल को रोकने की हिम्मत नहीं की। उससे पहले मुझे एक और काम करना है, माइकल ने कहा। जूलियन, चलो तैरते हुए पहाड़ पर उड़ते हैं। मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। ईव ने माइकल और जूलियन के साथ जाने का फैसला किया। इसलिए वोल्डीगार्ड्स के रक्षक को अपने साथ लेकर माइकल गया। नाइट में ईव और जूलियन तैरते हुए पहाड़ पर उड़ गए। पहाड़ तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लगा। अकेला पहाड़ हवा में मंडरा रहा था। बर्फ ने सब कुछ ढक रखा था। यहाँ तक कि झरना भी जम गया था और ग्लेशियर जैसा लग रहा था। फ्यूजन स्टेज रीपर के साथ लड़ाई के अवशेष अभी भी दिखाई दे रहे थे। जमीन पर दरारों के गहरे जाल थे। पार्टी धीरे धीरे बंजर पहाड़ के बीच में उतरी। गया की आंखों में वह तैरते हुए पहाड़ के ऊपर एक विशाल किला देख सकती थी। वह इस बंजर तैरते हुए पहाड़ को दुनिया के पहले तैरते हुए किले में बदलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मास्टर घोस्ट, लॉर्ड जूलियन ने माइकल की ओर अपना हाथ बढ़ाया। माइकल ने उसकी बांह पकड़ ली। माइकल ने अपनी बांह से बिजली की एक किरण गुजरते हुए महसूस करते ही लॉर्ड जूलियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या मेज़बान तैरते हुए पहाड़ को अपने संचालन का आधार बनाना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। हाँ, माइकल ने अपने मन में पुष्टि की। ये हो गया, लॉर्ड जूलियन ने कहा। माइकल को पहाड़ के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने अपनी उंगली उठाई, जबकि तैरता हुआ पहाड़ धीरे धीरे आगे की ओर तैरने से पहले कांप उठा। लॉर्ड जूलियन और रक्षक माइकल की शक्ति देखकर दंग रह गए। हालांकि लॉर्ड जूलियन एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर थे, लेकिन वे रक्षकों की मदद के बिना पहाड़ को हिला नहीं सकते थे। उन सभी को एक साथ काम करने और पहाड़ को हिलाने के लिए अपनी संयुक्त ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि माइकल ने अकेले ही यह कर दिखाया। कुछ और मिनटों तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद लॉर्ड जूलियन और अन्य लोग तैरते हुए पहाड़ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले कि ईव आसमान में चढ़ पाती, माइकल ने उसे बुलाया। ईव ने अपने पिता की ओर सिर हिलाया, बिना कुछ कहे उन्हें पहले जाने के लिए कहा। माइकल ने ईव की ओर देखा। माइकल के चेहरे पर गंभीर भावों को छिपाती हुई एक कोमल मुस्कान उभरी। चाहे कुछ भी हो, लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। तुम्हारी मदद करने के पीछे मेरा कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था, ईव। तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो, घोस्ट? ईव ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। वह उतरने ही वाली थी कि माइकल गया और नाइटमेयर के साथ उसकी नज़रों से ओझल हो गया। जब तैरता हुआ पहाड़ उनकी नज़रों से पूरी तरह ओझल हो गया तो गया ने पूछा, तुमने ईव से ऐसा क्यों कहा? गया ने पूछा, मुझे लगता है कि मैं अब 2 जिंदगियां जीने का नाटक नहीं कर सकता, माइकल ने आह भरी। उसे कुछ समय के लिए यह अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि उसने अपनी दूसरी पहचान छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसके नियंत्रण में नहीं थीं। उसकी सहज प्रवृत्ति ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था, और इस बार वे उसे दिन में घोस्ट और रात में डार्क लॉर्ड के रूप में जीने के बजाय अपने डार्क लॉर्ड व्यक्तित्व को पूरी तरह अपनाने के लिए कह रहे थे। उसे लगा कि ये 2 पहचानें उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं। अपनी पहचान छिपाने का मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। नतीजतन वह गलतियां करने लगा। आखिरकार माइकल कोई ऐसा इंसान नहीं था जो गलतियां न करे। भले ही हमारी पहचान उजागर हो जाए, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हमारी मदद करने वाले लोग गार्जियन गिल्ड और स्काई हॉल के साथ परेशानी में न पड़ें, नाइटमेयर ने कहा। उसके विचार गया के विचारों से अलग नहीं थे। वह सनराइज संप्रदाय और उसमें शामिल सभी लोगों के बारे में चिंतित थी। क्या आपके पास उनके लिए कोई योजना है? माइकल ने पूछा। आपको क्या लगता है कि मैंने खुद को पवित्र चर्च के साथ क्यों जोड़ा? जब दुनिया को पता चलेगा कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है, तो गार्जियन गिल्ड जाहिर तौर पर उन सभी को निशाना बनाएगा जिन्होंने हमारी मदद की।
चूंकि पवित्र चर्च ने खुद हमारी मदद की थी, इसलिए वे घोस्ट की असली पहचान जाने बिना ही हमारी मदद करने की कहानी गढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि घोस्ट ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। यह कोई कहानी नहीं है, ये सच है, गया ने कहा। माइकल ने सिर हिलाया और आगे कहा, पवित्र चर्च यह नहीं कह सकता कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन दूसरों को नहीं। इससे उनकी छवि और भी खराब हो जाएगी। साथ ही मैंने हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखी जिन्होंने हमारी मदद की। इसलिए स्काई हॉल और गार्जियन गिल्ड उन पर निगरानी रखेंगे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, माइकल ने समझाया। मुझे वाकई उम्मीद है कि इस बार तुम्हारी प्रवृत्ति गलत होगी, इंसान, गया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह खास तौर पर छोटी सिंडी और रेलेन के लिए चिंतित थी। वे वाकई मासूम लोग थे जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं भी, माइकल ने आह भरी। वे यासिरियस शहर में पवित्र चर्च की ओर उड़ते रहे, जहां माइकल की मुलाकात विश्रियान से हुई। तैरता हुआ सुनहरा मंदिर जल्द ही उनके सामने आ गया, जो बर्फ से ढका हुआ था। अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए अध्याय 578 पढ़ें। माइकल को आश्चर्य हुआ जब वह चर्च के करीब पहुंचा। विश्रियान उसका स्वागत करने के लिए मंदिर से बाहर उड़ाया, मानो विश्रियान ने माइकल की उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। विश्वासी भूत, विश्रियान ने मुस्कुराते हुए माइकल का अभिवादन किया। मिस एलिया, नाइटमेयर, विश्रियान ने गया और नाइटमेयर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। पवित्र चर्च के ज्यादातर सच्चे विश्वासी अन्य जातियों से नाराज थे। सौभाग्य से विश्रियन उनमें से एक नहीं था। वह और उसका भाई मैक्सवेल मानते थे कि सभी जीवन महान एक और दो द्वारा समान रूप से बनाए गए हैं। आस्तिक विश्रियन, माइकल ने मुस्कुराते हुए और झुककर अभिवादन किया। रॉयल लैंड में जो कुछ हुआ, उसके बाद से ही आप मेरी प्रार्थनाओं में हैं। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हमारे पास इस दुनिया से सभी बुराइयों को जड़ से मिटाने की अधिक शक्ति हो, विश्रियन ने कहा। विश्व बदल जाएगा, आस्तिक विश्रियन। लेकिन आज मैं एक अनुचित अनुरोध के साथ पवित्र चर्च के दरवाजे पर हूं। अगर यह मेरी शक्ति में है तो मैं इसे आपको दे दूंगा, विश्वासी भूत, विश्रियान ने कहा और उन्हें चर्च में आने का इशारा किया। मुझे स्वर्गीय क्लेश को पार करने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए, विश्वासी विश्रियान। विश्रियान अपने चेहरे पर एक अचंभित भाव के साथ पवित्र चर्च के दरवाजे पर उतरा। किसी और की तरह उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत अर्धमर अवस्था को पार करने की कगार पर था। बेशक हर किसी ने सोचा था कि अर्धमर अवस्था तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की एंजल की वीणा की धारक लैला एल्डेन होगी, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भूत उससे आगे निकल जाएगी। मुझे परम पावन से बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक सच्चे आस्तिक को मना करेंगे जब उसे एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता होगी। माइकल ये सुनकर खुश हुआ विश्रियन के शब्द। दूसरी ओर गया को पवित्र चर्च पर हंसने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। माइकल उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहा था। पवित्र चर्च का आंतरिक भाग पूरी तरह से सोने से बना था। यहाँ तक कि बेंच भी शुद्ध सोने की थीं। माइकल धन के प्रदर्शन से अचंभित था। हॉल पृथ्वी पर एक सामान्य चर्च के आंतरिक भाग जैसा था। हॉल के अंत में महान एक और दो को सम्मानित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की मूर्तियां फूट पड़ीं। पवित्र चर्च का मानना था कि महान एक सूर्य था और महान दो चंद्रमा था। विश्रियान ने उनसे प्रतीक्षा करने और महान एक और दो से प्रार्थना करने के लिए कहा, जबकि वह परम पावन से माइकल को सुरक्षित आश्रय देने की अनुमति मांगता था। वह वैसा नहीं था जैसा परम पावन माइकल ने रॉयल लैंड पर देखा था। माइकल और गया ने महान एक और दो के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने का नाटक किया। किसी कारण से जब माइकल घुटने टेकता था तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ उसे कह रहा था कि किसी के सामने घुटने न टेके। आखिरकार वह एक देवता था, लेकिन माइकल ने इस भावना को नहीं सुना। अगर घुटने टेकने से उसकी जान बच जाती तो वह अपने पैरों पर मरने के बजाय घुटने टेकना पसंद करता। हवा के झोंके के अलावा माइकल ने कुछ भी नहीं सुना। सन्नाटे ने उसके मन और आत्मा को शांत कर दिया। नाइटमेयर सोने की बेंचों में से एक पर बैठ गया और हैरान होकर उस जगह को घूरने लगा। सब कुछ चमक रहा था, सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। नाइटमेयर ने अपने पंजे से सुनहरी बेंच को खरोंच दिया। वह चर्च से सब कुछ छीनकर किसी गुप्त स्थान पर जमा करना चाहता था। हालांकि वह माइकल और गया के साथ बड़ा हुआ था, फिर भी उसके पास कीमती सामान जमा करने की ड्रैगन प्रवृत्ति थी। अपने आप पर नियंत्रण रखो, दुष्वप्न ने खुद को आदेश दिया। लगभग 15 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद विश्रियन आखिरकार दरवाजे से बाहर चला गया। विश्वासी भूत, माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने थोड़ा ऊपर देखा और देखा कि विश्रियन उसके सामने एक सौम्य मुस्कान के साथ खड़ा था। परम पावन ने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, विश्वासी भूत, विश्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल खड़ा हो गया। माइकल के मन में कोई संदेह नहीं था कि पवित्र चर्च उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। जब माइकल ने चर्च को दान के रूप में लाखों देने की पेशकश की तो वे कैसे कर सकते थे। फिर भी माइकल ने राहत और प्रसन्न होने का नाटक किया।
महान एक और दो के प्रति आभार। माइकल ने एक ईमानदार की तरह मुख्य आस्तिक को झुकाया। वह अपने निजी पवित्र रक्षकों को भी भेज रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आपके स्वर्गीय क्लेश को बाधित न करे। परम पावन बहुत उदार और दयालु हैं, माइकल ने कहा। लेकिन अगर मैं विश्वासी विश्वयान से पूछूं तो ये पवित्र रक्षक कितने शक्तिशाली हैं? माइकल ने पूछा। चूंकि उसने विक्टोरिया को धमकी दी थी, इसलिए थूसिया के लिए लोगों को उसके जीवन को समाप्त करने के लिए भेजना स्वाभाविक था। किंग बार्न्स ब्रैडफोर्ड या माइकल के किसी भी करीबी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठाएंगे क्योंकि माइकल ने कॉस्मिक स्ट्रीम को उजागर करने की धमकी दी थी। साथ ही वह माइकल के पीछे हाफ इमोर्टल स्टेज योद्धाओं को भी नहीं भेजेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि उन्होंने माइकल के पीछे हाफ इमोर्टल भेजे थे, तो यह अमर परिषद का ध्यान आकर्षित करेगा। दूसरा, किंग बार्न्स के पास कोई हाफ इमोर्टल नहीं हो सकता है क्योंकि थूसिया में किसी ने भी स्वर्गीय क्लेश नहीं देखा है। इसलिए जब तक किंग बार्न्स स्वर्गीय क्लेश को छिपाने या ट्रिगर किए बिना हाफ इमोर्टल स्टेज तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं खोज लेते, माइकल को थूसिया के हाफ इमोर्टल की कमी के बारे में यकीन था। लेकिन एक बार जब माइकल द्वारा स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने की खबर थूसिया तक पहुंचती है, तो मैक्सिम बार्न्स निश्चित रूप से कॉस्मिक स्ट्रीम का उपयोग करके उस तक पहुंचेंगे। खुद को आधा अमर अवस्था में। तब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आत्मा शोधन अवस्था, लेकिन उनमें से प्रत्येक स्तर 4 सम्मिलन अवस्था साधक के रूप में मजबूत है। माइकल को आश्चर्य हुआ कि कैसे, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसे संदेह था कि अगर उसने पूछा भी तो विश्वयन उनका जवाब देगा। तो तुम अपना स्वर्गीय क्लेश कब शुरू करने की योजना बना रहे हो? मुझे कहना है, आस्तिक भूत, तुम वास्तव में महान एक और दो द्वारा ऐसी राक्षसी साधना गति के लिए धन्य हो। ये भी एक बोझ है, आस्तिक विश्वयन। जितना मैं दयालुता के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मैं हमेशा अधिक दुश्मनों के साथ समाप्त होता हूँ। अब भी मुझे एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता है क्योंकि कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे। विश्वयन माइकल के शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने बस आह भरी। यहाँ तक कि महान एक और दो के भी दुश्मन है जिनसे उन्हें लड़ना पड़ता है। माइकल ने सिर हिलाया। मुझे कहाँ साधना करनी चाहिए, आस्तिक विश्वयन? मेरे पीछे आओ। विश्वयन ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वह उन्हें मूर्तियों के पास के दरवाजे से अंदर ले गया। जल्द ही वे पिछवाड़े में पहुंच गए। दृश्य ने माइकल को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। लाल मेपल के पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरा दी, बर्फीली जमीन को कंबल की तरह ढक दिया। रॉयल लैंड पवित्र चर्च में पीले मेपल के पेड़ उगते थे और यहाँ उन्होंने इसके बजाय लाल मेपल के पेड़ उगाए। किसी कारण से सर्दी ने लाल मेपल के पेड़ों को प्रभावित नहीं किया। वे सभी तेज हवा में नाच रहे थे। बीच में एक जमी हुई तालाब ऑब्सीडियन ग्लास की तरह चमक रही थी। पवित्र चर्च के उपासकों के लिए जमे हुए तालाब के चारों ओर कई पीले रंग की चटाई रखी गई थी ताकि वे साधना और ध्यान कर सकें। माइकल को आश्चर्य हुआ कि पूरा पवित्र चर्च खाली लग रहा था। विश्वयन के अलावा माइकल ने किसी को नहीं देखा। वह आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्यों है। शाही भूमि पवित्र चर्च उपासकों और पवित्र रक्षकों से गुलजार था। हालांकि विश्वयन के चर्च में उसके अलावा कोई नहीं था। क्या आपके पास वह सब कुछ है जो आपको स्वर्गीय क्लेश आस्तिक भूत को सफलतापूर्वक पार करने के लिए चाहिए? विश्वयन ने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। ईमानदारी से, माइकल को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत, इस दुनिया के साधकों को जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए कई कलाकृतियों, गोलियों और औषधियों की आवश्यकता थी। माइकल के मामले में उसे केवल 5 दिनों का समय चाहिए था। इन 5 दिनों के दौरान सिस्टम उसके शरीर और आत्मा को कोशिका दर कोशिका फिर से बनाएगा। तो वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है। लेकिन अगर आप पवित्र रक्षकों के यहाँ पहुँचने तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं, तो लाल मेपल की छाया में ध्यान करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यह आपकी आत्मा और मन को शांत करेगा, विश्वयन ने कहा। माइकल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और अंततः पवित्र रक्षकों की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ, आस्तिक विश्वयन। विश्वयन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ समय अकेले रहने दूंगा और आखिरी बार रूनों की जांच करूंगा। विश्वयन पिछवाड़े से गायब हो गया और नाइटमेयर को माइकल के साथ अकेला छोड़ दिया। ये लो, माइकल ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में कई सुनहरे स्क्रॉल दिखाई दिए। वोल्डिगार्ड्स के रक्षक और एलोन में हमारे सभी सहयोगियों को लाओ, माइकल ने कहा और गया ने सिर हिलाया। लेकिन जब तक मैं क्लेश से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक केन परिवार के बुजुर्गों से अपनी माँ के बारे में कुछ मत पूछना, समझे? गया अनिच्छुक था, लेकिन अंत में वह मान गई। जाने से पहले गया उसके करीब आया। उसने उसे कसकर गले लगाया और फिर उसके होठों और माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। मैं ठीक हो जाऊंगा, माइकल ने कोमल स्वर में कहा। हालांकि गया सामान्य लग रहा था, माइकल ने उसकी आंखों में चिंता देखी। वह इसे अच्छी तरह से छिपा रही थी, लेकिन माइकल उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह बादलों से भरे आसमान में गायब नहीं हो गई। चलो शुरू करते हैं, माइकल ने गहरी सांस ली।
वह एक चटाई की ओर चला गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। सिस्टम, ये समय है, माइकल ने सिस्टम से कहा। क्या आप निश्चित हैं होस्ट? आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने माइकल से पूछा। ये थोड़ा चिंतित भी लग रहा था। मैं हूँ। होस्ट 5 दिनों तक सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकता। होस्ट होश में रहेगा लेकिन अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ होगा। होस्ट के सुरक्षात्मक मंत्र इन 5 दिनों के दौरान काम नहीं करेंगे। सिस्टम ने माइकल को सूचित किया। क्लेश शुरू करना वास्तव में एक जोखिम था, फिर भी माइकल ने ऐसा करना चुना क्योंकि यह थूसिया को नष्ट करने का समय था। अगर वुल्फ्रिक न होता तो वह मेजेरोथ में कहीं अधिक सुरक्षित होता। गया के अनुसार, जब कोई साधक स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करता है तो ऊर्जा में उतार चढ़ाव एक हिंसक तूफान पैदा करेगा। परिणामस्वरूप बिजली की धारें उस क्षेत्र पर गिरेंगी जहां साधक था। अर्धअमर अवस्था तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए साधक बिजली के हमलों की इस बौछार से बचने के लिए बहुत से लोगों को भाग्य की बहुत जरूरत थी। बहुतों का मानना था कि स्वर्गीय क्लेश में भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वे गलत नहीं थे। अगर साधक के पास अच्छी किस्मत नहीं होती तो वह लगातार बिजली की चपेट में आकर राख हो जाता। इस प्रणाली की बदौलत माइकल को भाग्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि माइकल को अपने स्वर्गीय क्लेश के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसे संदेह था कि उसका क्लेश बाकी दुनिया की तरह ही होगा। अपने दिमाग के पीछे सभी विचारों को दिखाते हुए माइकल ने कई गहरी सांसें लीं। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली की झुनझुनी दौड़ रही है। सेकंड बीतते गए और वे सेकंड मिनटों में बदल गए और मिनट घंटों में। उसने अपने विचारों को खाली कर दिया, अपने दिमाग को शांत किया। 1 घंटे के बाद माइकल ने अपने चारों ओर बड़बड़ाहट सुनी। लोग सदमे में हौंफ रहे थे। वह उन्हें सुन सकता था। जल्द ही गड़गड़ाहट और तेज हवा के कारण उनके शब्द सुनाई नहीं देने लगे। जब भी वह गड़गड़ाहट सुनता तो उसके नीचे की जमीन हिल जाती। उस समय गया माइकल और पवित्र चर्च से काफी दूर हवा में मंडरा रहा था ताकि वह उसकी आकृति देख सके। उसे आश्चर्य हुआ कि वह महाद्वीप के कई प्रमुख व्यक्ति पवित्र चर्च के पास दिखाई दिए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और हैरानी साफ झलक रही थी। ये स्पष्ट था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा युवा व्यक्ति स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर देगा। वह भीड़ में कल्पित बौने और बौने भी देख सकती थी। गुजरते मिनटों के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई। जैसा कि वादा किया गया था, पवित्र रक्षकों ने माइकल को सुरक्षित दूरी पर पहरा दिया। माइकल के ऊपर का आकाश धीरे धीरे काला होता गया क्योंकि उस पर बैंगनी बिजली की धारियां चमक रही थीं। भीड़ में से कई लोग, खासकर सफ़ेद बालों वाले साधक, खास तौर पर स्तब्ध दिख रहे थे। इसका कारण ये था कि उन्होंने पहले भी स्वर्गीय क्लेश देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी चौथे या 5वें दिन के बजाय क्लेश के पहले दिन ही तूफान को आते नहीं देखा था। गया और नाइटमेयर चिंतित दिख रहे थे, हालांकि माइकल ने उन्हें आश्वस्त किया। जब वे स्वर्गीय क्लेश देख रहे थे तो पवित्र चर्च से बहुत दूर एक लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं बल्कि डायना और थूसिया के 5 फ्यूजन चरण साधकों के बीच थी, जिन्हें मैक्सिम ने माइकल को मारने के लिए भेजा था। जब माइकल स्वर्गीय संकट का सामना कर रहा था, डायना ने मैक्सिम बार्न्स द्वारा भेजे गए 5 फ्यूजन चरण के साधकों को बीच में रोक दिया। पांचों पुरुषों ने अपने चेहरे को ढंकने के लिए हुड और लबादे के साथ पूरी तरह से लाल लाल वस्त्र पहने हुए थे। हमेशा की तरह डायना अपने काले कवच में थी और 2 काली तलवारें लिए हुए थी। डायना का सामना करते हुए 5 साधक माइकल से बहुत दूर हवा में मंडरा रहे थे। 1 मील दूर से भी वे दूर दूर तक प्रचंड तूफान और पागल बिजली की लकीरें देख सकते थे। जैसे ही राजा मैक्सिम ने वोल्डिगार्ड्स को चेतावनी पत्र भेजा, उसने विंस्टन के परिवार को भी एक चेतावनी पत्र भेजा। जैसे ही डायना ने पत्र पढ़ा, वह टेलीपोर्टेशन गेट के माध्यम से अवोर में आ गई। अपने बेटे के स्वभाव को देखते हुए वह जानती थी कि वह वोल्डिगार्ड्स के साथ रहकर उन्हें खतरे में नहीं डालेगा। इसलिए उसके लिए अगला विकल्प पवित्र चर्च को अपने सुरक्षित आश्रय के रूप में उपयोग करना था। इसलिए डायना मुसीबत की उम्मीद करते हुए पवित्र चर्च के करीब रही। तुम कौन हो? 5 योद्धाओं में से एक ने पूछा। वे सभी फ्यूजन स्टेज लेवल 6 पर थे क्योंकि डायना फ्यूजन स्टेज लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके पास उन पर एक फ़ायदा था क्योंकि उसके पास प्राइमोडियल फ्लेम था। इसके अलावा डायना के पास 5 की तुलना में कहीं ज़्यादा युद्ध का अनुभव था। वापस मुड़ो और चले जाओ, डायना ने ठंडे स्वर में कहा। आमतौर पर डायना बिना किसी दूसरे विचार के 5 को मार देती। स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी लड़ाई स्वर्गीय क्लेश में बाधा उत्पन्न करे। जब तक उसका बेटा क्लेश पार नहीं कर लेता, वह दुश्मनों को यथासंभव दूर रखना चाहती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वे पीछे नहीं हटेंगे। वे मुख्य रूप से स्वर्गीय क्लेश को बाधित करने और इस तरह बिना किसी लड़ाई के घोस्ट को मारने के लिए यहाँ आए थे। हमें नहीं पता या परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अपनी सलाह मानो और यहाँ से चले जाओ। उसका जीवन आज समाप्त हो गया। उनमें से एक धीरे धीरे आगे बढ़ा।
उसकी आंखों में लबादे के नीचे हत्या करने की मंशा चमक रही थी। लेडी, तुम संख्या में कम हो, बस चले जाओ, दूसरे ने कहा। ये सिर्फ 3 बनाम 1 है, डायना ने हंसते हुए कहा। ऐसा कैसे? समूह का नेतृत्व करने वाले ने अपना सिर झुकाया। जब मैं नेता को क्रूर तरीके से मारती हूं तो वह तुम हो। डायना ने अपनी तलवार उस आदमी की ओर तान दी। कोई दूसरा जादू करने की कोशिश करेगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगी। तीसरा हमला करने में हिचकिचाएगा और मैं उसे भी मार दूंगी। बाकी 2, वे हमेशा भागते रहते हैं, डायना ने कहा। 5 हंस पड़े। पलक झपकते ही नेता डायना पर टूट पड़ा। बाकी 4 ने जल्दी जल्दी कई तरह के मंत्र डाले। डायना को आश्चर्य हुआ कि उनके इर्द गिर्द जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव उसने महसूस किया वह उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था जितना होना चाहिए था। नेता के हाथ में एक सुनहरी तलवार दिखाई दी। उसने तलवार को बाएं और दाएं घुमाया। बाकी सभी तत्व मंत्रों में माहिर थे। आग, हवा, पानी और पत्थर डायना के इर्द गिर्द नाच रहे थे। जल्द ही आग एक अलौकिक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, हवा एक विशाल मुट्ठी में बदल गई, पानी 12 फीट लंबे भाले में बदल गया और पत्थरों ने एक पत्थर का विशालकाय बना दिया। डायना ने सुनहरी तलवार को चकमा दिया। उसने कभी भी उनके जैसे आम हिटमैन से ऐसी शक्तिशाली ऊर्जाओं को महसूस नहीं किया था। ये निश्चित था कि वे दिव्य ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि डायना को जो ऊर्जा महसूस हुई वह दिव्य ऊर्जा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। अपनी नसों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बावजूद नेता डायना की गति तक नहीं पहुंच सका। जब उसने तलवार घुमाई तो डायना ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे मोड़ दिया। आदमी चिल्लाया। वह अपने चारों ओर रक्षा मंत्र डालने के लिए बहुत अभिमानी था। इस बीच अग्नि ड्रैगन डायना को निगलने के लिए अपना मुंह खोलकर आकाश में उड़ गया। उसने जल्दी से नेता को पकड़ लिया और माइकल की दिशा से दूर उड़ गई। यह महसूस करने के बाद कि ये 5 बहुत अधिक शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, डायना ने खुद को नहीं रोका। उसने तुरंत प्रकाश की लौ को बुलाया। तेज रोशनी ने 5 को अंधा कर दिया और उनके चारों ओर का तापमान कई डिग्री तक बढ़ा दिया। उन सभी ने लपटों से सुलगती गर्मी महसूस की। डायना ने नेता का गला दबाया, उसका मुंह जोर से खोला। डायना ने प्रकाश की लपटों को एक छोटी गेंद में संघनित करने की इच्छा की। उन 5 ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली क्योंकि लपटों से चमक मंद हो गई थी। जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि महिला उनके नेता के गले में आग की गेंद भेज रही है। आदमी चिल्ला नहीं सका, लेकिन पानी से बाहर मछली की तरह अपने शरीर को हिलाया। उसका गला गर्म मक्खन की तरह पिघल गया। जल्द ही उसके गले से खून बहकर उसके पेट में चला गया, लेकिन तीव्र गर्मी के कारण खून वाष्पित हो गया। जब डायना ने उसका कंधा छोड़ा तो उसका शरीर हल्की लपटों से 2 हिस्सों में कट गया। शेष 4 कांप उठे। उन्होंने जो भी जादू किया वह सब बंद हो गया। अपने लाभ के लिए उनके झटके का उपयोग करते हुए डायना ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाई जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया। धमाके ने उग्र ड्रैगन, पानी के भाले, हवा की मुट्ठी के साथ साथ पत्थर के विशालकाय के आकार को भी नष्ट कर दिया। उसने हवा के अपने झोंके के साथ हल्की लपटों की किरण का अनुसरण किया। चमकीली किरण सीधे पत्थर के विशालकाय से होकर गुजरी। माना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकाशीय ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन प्रकाश की लौ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समान ही शक्ति स्तर पर थी। यही कारण था कि मैक्सिम बार्न्स को सभी आदिम लपटों को खुद से नियंत्रित करने का जुनून था। आदिम लौ के बिना ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बराबरी करने वाला कुछ भी नहीं था। हालांकि 5 ने जादू करने और साधना करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया, फिर भी वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में महारत हासिल करने से बहुत दूर थे। इसके विपरीत डायना ने प्रकाश की लपटों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। वह 5 की तुलना में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति को उजागर करने में अधिक सक्षम थी। परिणामस्वरूप डायना की प्रकाश किरण सीधे पत्थर के विशालकाय की छाती में जा घुसी। पत्थर का विशालकाय टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर भी प्रकाश किरण नहीं रुकी। डायना ने अपने हाथों को हिलाया, मुट्ठी, उग्र ड्रैगन और पानी के भाले को काटते हुए। पलक झपकते ही उसने उनके सभी मंत्रों को नष्ट कर दिया। लेकिन 5 ने तुरंत उनके चारों ओर एक चमकदार पारदर्शी ढाल बनाकर जवाबी हमला किया। उन्होंने सभी ने अपनी ऊर्जा को मिलाकर अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल बना ली। जब प्रकाश किरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ढाल टकराए तो इसका परिणाम एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज़ एक गड़गड़ाहट से छिप गई, लेकिन सदमे की लहर ने ही दोनों पक्षों को उड़ा दिया। हमें अपनी ऊर्जा को मिलाना होगा, एक थूसियन योद्धा अपने सहयोगियों पर चिल्लाया। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के लिए समन्वय किया। डायना ने अपनी तलवारें कस लीं। उसने अपने कंधे के ऊपर से तूफान की दिशा को देखा। दूरी पर उसका बेटा अपने स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था। चूंकि वह एक देवता के रूप में पैदा हुआ था, इसलिए उसका स्वर्गीय क्लेश एक ही समय में बहुत अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। प्रचंड तूफान के प्रभाव शक्तिशाली भूकंपों के साथ 1 मील दूर से भी महसूस किए जा सकते थे।
डायना ने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि प्रकाश की लपटें उसके शरीर को ढक सकें। जल्द ही लपटें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे थूसियन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ज्वाला बहुत तेज थी। इसके अतिरिक्त ज्वाला से एक दूसरी दुनिया की सीटी जैसी आवाज़ निकलती थी। इसने उनके विचारों को बाधित कर दिया। चारों थूसियन में से प्रत्येक ने प्रकाश की एक गेंद बनाई। केवल प्रकाश गेंदों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा गया था। उन चारों ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा गेंदों को मिला दिया, जिससे शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक बड़ी घूमती हुई गेंद बन गई। दोनों ताकतें टकराने वाली थीं जब बिजली की एक मोटी नीली लकीर उनके ऊपर आसमान को चीरती हुई निकली। थूसियन के विपरीत डायना अचानक बिजली गिरने से विचलित नहीं हुई। उसने थूसियन की ओर प्रकाश की किरण फेंकी। डायना को आश्चर्य हुआ कि प्रकाश किरण के साथ एक और आदिम ज्वाला विलीन हो गई। यह एक बर्फीला नीला तीर था। जब तीर प्रकाश किरण के साथ विलीन हुआ तो प्रकाश किरण बहुत अधिक शक्तिशाली और आकार में बड़ी हो गई। धमाका! दो आदिकालीन ज्वालाओं की संयुक्त शक्ति ने ब्रह्मांडीय ढाल को चकनाचूर कर दिया। थूसियन चिल्लाए क्योंकि उन्हें कई मीटर पीछे भेजा गया था। उनमें से प्रत्येक ने खून की खांसी की। उनके वस्त्रों के नीचे उनकी त्वचा पीली हो गई। लेकिन डायना ने अपने लाभ का लाभ नहीं उठाया। उसके पास निपटने के लिए कुछ और अधिक गंभीर था। वह धीरे धीरे मुड़ी, बिजली की लकीर से एक और शक्तिशाली प्राणी को उतरते हुए महसूस किया। यह कोई और नहीं बल्कि रोवेना थी, जो खुद उसकी बेटी थी। तुम कौन हो? रोवेना ने डायना से ठंडे स्वर में पूछा। शुरू में रोवेना को अपने उड़ते महल से स्वर्गीय क्लेश का आभास हुआ। किसी कारण से उसने भूत के बारे में सोचा। लेकिन जब रोवेना उस स्थान पर पहुंची तो उसने शक्तिशाली ऊर्जा का एक और उछाल महसूस किया, विशेष रूप से एक और आदिकालीन ज्वाला। उसकी सहज प्रवृत्ति ने रोवेना को काले वस्त्र वाली महिला के बजाय 4 थूसियनों से लड़ने के लिए कहा। रोवेना ने काले लबादे के माध्यम से देखने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपने चेहरे पर एक छुपाने वाला जादू लगा रखा था ताकि कोई भी उसका चेहरा न देख सके। वे दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए घूरते रहे। जब तक डायना ने अपना मुंह नहीं खोला तब तक उन पर सन्नाटा छाया रहा। वे स्वर्गीय क्लेश को बाधित करने की योजना बना रहे थे। डायना ने कहा, मैं उनका ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं आपकी उस ज्वाला के बारे में जानना चाहती हूँ। ये नर्क की ज्वाला नहीं है और न ही स्वर्ग की ज्वाला। यह क्या है? रोवेना ने डायना से पूछा। खुद एक आदिम ज्वाला धारक के रूप में रोवेना बता सकती थी कि महिला ने जो ज्वाला पकड़ी थी वह ठंडी ज्वालाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन केवल 3 आदिम ज्वालाएं होनी चाहिए, नर्क की ज्वालाएं, स्वर्ग की ज्वाला और ठंडी ज्वाला, जो उसकी थी। वह जानती थी कि नूह स्वर्ग की ज्वाला चलाता है और नर्क की ज्वाला कहीं अग्नि क्षेत्र में है। इसलिए ठंडी ज्वालाओं जितनी शक्तिशाली एक और ज्वाला को देखकर रोवेना चौंक गई। गलत हाथों में रोवेना कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक आदिम ज्वाला कितना नुकसान कर सकती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ भी प्रकाश की ज्वालाएं थूसियनों को ऐसे काटती हैं जैसे वे कमजोर हों। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है, पवित्र युवती? डायना ने पूछा। उसने धीरे से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और अपने स्पेस रिंग में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करने के लिए खुद को तैयार किया। तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मुझे इसकी परवाह है क्योंकि मैं पवित्र युवती हूँ। अगर हमारी 2 आदिम लपटें आपस में टकराती हैं तो यह वातावरण में ऊर्जा को बाधित कर देगा। आप जानते हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेगा जो अपने स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा है। डायना ने माइकल की दिशा में अपने कंधे पर देखा। रोवेना की मां के रूप में डायना रोवेना को किसी और से बेहतर जानती थी। रोवेना शायद कम बोलती हो और शायद ही कभी अपनी भावनाओं को दिखाती हो, लेकिन डायना जानती थी कि वह घोस्ट को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। वह युवक जिसने उसके परिवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार बचाया था। दूसरी ओर रोवेना जानती थी कि अगर उनकी आदिम लपटें आपस में टकराती हैं तो यह स्वर्गीय क्लेश को बाधित कर सकता है। इसके अलावा रोवेना को नहीं लगता था कि महिला अपने रहस्यों को उजागर करेगी। डायना ने रोवेना की आंखों में अनिच्छा देखी। उसने जल्दी से अपने हाथ में स्पेस रिंग को घुमाया क्योंकि उसके हाथ में एक चांदी का स्क्रॉल दिखाई दिया। रोवेना ने फटने की आवाज़ सुनी और तुरंत डायना पर एक छोटे तीर के आकार की ठंडी लपटों का एक टुकड़ा भेजा। ठंडी लपटें डायना के हाथ को छूती हुई उस क्षेत्र से गायब हो गईं। शेष 4 थूसियन ने अपने मुंह में हीलिंग पोशन की शीशियां खाली कर लीं। डायना के गायब होने के बाद वे थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। रोवेना धीरे धीरे उनकी ओर तैरती हुई आई। घोस्ट के साथ आपकी जो भी समस्या है वह तब तक प्रतीक्षा कर सकती है जब तक वह अपना स्वर्गीय क्लेश समाप्त नहीं कर लेता, रोवेना ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अगर आपने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो मैं स्काईहॉल की सेना के साथ व्यक्तिगत रूप से थूसिया का दौरा करूंगी। क्या आप समझे? थूसियन दंग रह गए। वे यह नहीं बता पाए कि रोवेना ने कैसे पता लगाया कि वे थूसिया से आ रहे हैं। थूसियन एक गड़बड़ स्थिति में थे। एक तरफ उन्हें घोस्ट को मारने का आदेश दिया गया था, दूसरी तरफ उन्होंने खुद पवित्र युवती का ध्यान आकर्षित किया।
थूसियन पवित्र युवती और घोस्ट के बीच के रिश्ते को नहीं जानते थे, लेकिन उसके लहजे और नज़र से लगता था कि वह अपनी सेना के साथ थूसिया का दौरा करने के बारे में मजाक नहीं कर रही थी। अंत में उन्होंने बस एक आह भरी और उस क्षेत्र से उड़ गए। बादलों से घिरे आसमान में उनकी आकृतियां गायब हो जाने के बाद रोवेना घोस्ट की ओर उड़ी। घोस्ट की साधना की गति से वह चौंक गई, यहाँ तक कि वह अर्धअमर अवस्था तक पहुंचने के करीब भी नहीं थी। इसके अलावा रोवेना को आश्चर्य हुआ कि काले वस्त्र वाली महिला कौन थी और वह घोस्ट की मदद क्यों कर रही थी। काले वस्त्र पहनने का उनका निर्णय रोवेना को महज एक संयोग से अधिक लगा। जब रोवेना माइकल की ओर उड़ी तो उसने देखा कि अधिक से अधिक लोग पतली हवा से आकाश में दिखाई दे रहे थे। वे सभी दुनिया के सभी हिस्सों से टेलीपोर्ट होकर अपनी आंखों से स्वर्गीय क्लेश को देखने आए थे। लोगों में गोल्डन वैली विक्टोरिया, मॉर्निंग स्टार इवान, अरागोथ के बुजुर्ग और आश्चर्यजनक रूप से उसके पिता एथन जैसे कुछ परिचित चेहरे थे। पिताजी! एथन का शरीर आश्चर्य से हिल गया। उसने पलटकर देखा कि रोवेना उसकी ओर तैर रही है। मेरी सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है? एथन ने रोवेना से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे रोवेना ने थोड़ी चिंता देखी। तुम यहाँ कैसे आए? रोवेना ने पूछा। टेलीपोर्टेशन? और कैसे? ओलिविया इतनी दयालु थी कि उसने हमें अरागोथ के टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने दिया। एथन ने ओलिविया को देखा, जो अभी अभी गया और नाइटमेयर में शामिल हुई थी। ओलिविया, वही लड़की जिसे हमने नूह के लिए खोजा था? रोवेना ने पूछा और एथन ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि नूह ने शादी तोड़ दी थी? वह किसी और से प्यार करती थी, एथन ने कहा। तो बताओ पिताजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं भी बाकी सभी की तरह स्वर्गीय क्लेश देखने आई हूँ। किसी कारण से रोवेना को लगा कि एथन उसे केवल आंशिक सत्य बता रहा है। माँ कहाँ है? रोवेना ने पूछा। घर, देखो कौन अपने महल से नीचे आया है। रोवेना और एथन ने अचानक एक चंचल आवाज़ सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा और सबरीना को देखा। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। बाकी सभी की तरह होली ट्राइडेंट अकादमी ने अपने छात्रों और बुजुर्गों को स्वर्गीय क्लेश देखने के लिए भेजा। सबरीना ने रोवेना को कसकर गले लगाया। ओह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सबरीना ने रोवेना को कसकर गले लगाया। उसके बाद उसने एथन को गले लगाया। रोवेना के आसपास उसके दोस्त थोड़े घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि वह अस्तित्व की एक शिखर थी, पवित्र युवती। उन्हें नहीं पता था कि रोवेना के सामने कैसे पेश आना है। घबराई हुई निगाहों को अनदेखा करते हुए रोवेना ने घोस्ट पर ध्यान केंद्रित किया। उसके ऊपर का आसमान लगभग काला हो गया। काले आसमान में बिजली की सुनहरी धारियों के जाल बन गए। इसके अलावा एक छोटा बवंडर धीरे धीरे चारों ओर बन रहा था। भूत हर बीतते सेकंड के साथ तूफान बड़ा और ज्यादा हिंसक होता गया। स्वर्गीय क्लेश ने पवित्र चर्च के नीचे की भूमि को ज्यादा प्रभावित किया। थेरा के राज्य ने नागरिकों को यासीस को खाली करने का आदेश दिया, जो स्वर्गीय क्लेश के दायरे में था। गार्जियन गिल्ड और पवित्र चर्च ने नागरिकों को निकालने के लिए अपनी सेना में शामिल हो गए और साथ ही शहर के चारों ओर एक रक्षा कवच भी बनाया। थेरा के राजा माइकल द्वारा उन्हें पहले बताए बिना अपना क्लेश शुरू करने से बहुत खुश नहीं थे। भूत के प्रति बुरी भावना रखने वाले सभी लोगों ने उसका पक्ष लेने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया। बेशक कुछ लोगों ने विश्वास किया और कामना की कि माइकल बिजली गिरने से मर जाए, खासकर 3 बड़े संप्रदायों के बुजुर्ग। उन्हें डर था कि अगर वह आधा अमर हो गया तो सनराइज संप्रदाय का प्रभाव सीमाओं से परे बढ़ जाएगा। हाउस ब्रैडली, केन फैमिली और लॉर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे माइकल के सहयोगी स्वर्गीय क्लेश को देखकर बहुत खुश थे। एक बार जब वह आधा अमर हो गया तो उनके पास एक शक्तिशाली दोस्त होगा। बस यही उनके लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा सभी अखबारों ने माइकल के स्वर्गीय क्लेश की खबर को कवर करने के लिए अपने सबसे अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर को अवार्ड भेजा। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का मौजूदा हॉट टॉपिक माइकल था। एक दिन बाद मैक्सिम बार्न्स गुस्से से कांप रहा था। उसने सिंहासन के हाथ को इतनी जोर से मारा कि हैंडल में गड्ढा हो गया। चारों थूसियाई घुटनों के बल पर थे। उनके शरीर डर से कांप रहे थे। तुम अक्षम मूर्ख हो, तुम उसका जीवन वहीं समाप्त कर सकते थे। मैक्सिम बार्न्स ने अपना संयम पूरी तरह खो दिया। जब उसने सुना कि घोस्ट ने स्वर्गीय संकट को जन्म दिया है तो उसका दिल धड़क उठा। कॉस्मिक स्ट्रीम के साथ भी थूसिया के पास कोई अर्धअमर नहीं था। इसके बजाय उनके पास कई फ्यूजन स्टेज साधक थे। अगर वे फ्यूजन स्टेज साधक उसके पहले अक्षम मूर्खों की तरह होते तो मैक्सिम बार्न्स को एहसास होता कि वह फंस गया है। पिताजी, विक्टोरिया मैक्सिम के पास आए। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते पिताजी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि पवित्र युवती वहां होगी। उसके शब्द मैक्सिम को समझ में आए। फिर भी मैक्सिम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने घोस्ट को मारने का इतना बढ़िया अवसर खो दिया था। स्वर्गीय क्लेश सीमा के अंदर एक भी मंत्र उसे तुरंत मार सकता था। उसका स्वर्गीय क्लेश एक बेड़ीदार पिता के साथ आता है, विक्टोरिया ने कहा। मैक्सिम बार्न्स ने धीरे से अपना सिर विक्टोरिया की ओर घुमाया।
अगर वह क्लेश से बच जाता है तो यह एक बड़ी बात है, उसे अमर लोगों की परिषद में शामिल होना होगा। उसके बाद वह नश्वर लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह शामिल नहीं होता है तो हम अपने सभी सहयोगियों को बुलाएंगे और उसके दयनीय जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से उसका सिर काट दूंगी। उसकी आंखों में हत्या के इरादे से चमक थी। मैक्सिम बार्न्स ने कुछ क्षणों के लिए विक्टोरिया द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचा। मान लीजिए कि घोस्ट सिर्फ एक फ्यूजन स्टेज योद्धा था। थूसियन सेना में कई योद्धा थे जो बिना पसीना बहाए उसे मार सकते थे, उनकी नसों में बहने वाली कॉस्मिक ऊर्जा की बदौलत। चूंकि अब ऐसा नहीं था और घोस्ट आधा अमर बन सकता था, इसलिए मैक्सिम बार्न्स को कुछ बैकअप योजनाओं की आवश्यकता थी। मेरी सारी मीटिंग रद्द कर दो, मैं बगीचे में जा रहा हूं। मैक्सिम बार्न्स अपने सिंहासन से उठे। उनके शब्द सुनकर विक्टोरिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने मैक्सिम के कंधे पर हाथ रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। पिताजी, क्या आप निश्चित हैं? क्या ये सही समय है? विक्टोरिया ने पूछा। बगीचा कोई और नहीं बल्कि वह अभयारण्य था जहां कॉस्मिक स्ट्रीम है। थूसियन ने महल को अभयारण्य से जोड़ने वाला एक पोर्टल बनाया था, इसलिए जब भी वे कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहते थे तो उन्हें बस पोर्टल में कदम रखना पड़ता था। मुझसे सवाल मत करो, मैक्सिम ने गुर्राते हुए कहा। विक्टोरिया ने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर सिर झुकाया। मुझे माफ़ कर दो मेरे राजा। इस बीच एडिथ और लैला महल की बालकनी पर खड़ी होकर अपने नीचे के शहर को देख रही थीं। भारी बर्फबारी के बावजूद ग्रामीण और सैनिक पत्थर के फुटपाथों पर चींटियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। कई लोग ठंडी रातों से बचने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, जबकि सैनिक ट्रेबुचेट, गुलेल और तोपों जैसी कई विशाल युद्ध मशीनें खींच रहे थे। वे घोस्ट के खिलाफ लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने आसपास के राज्यों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मैक्सिम बार्न्स ने आसपास की जमीनों पर थूसिया का दावा करने के लिए मनगढ़ंत नक्शों का इस्तेमाल किया। जब आसपास के राज्यों ने अपनी जमीनों को सौंपने से इनकार कर दिया जो उनके अधिकार में थी, तो उसने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह मैक्सिम बार्न्स द्वारा युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र रणनीति नहीं थी, बल्कि उनमें से एक थी। ज्यादातर सैनिकों और नागरिकों को यह भी नहीं पता था कि थूसिया की ओर एक बड़ा खतरा आने वाला है। उन्हें घोस्ट के खतरे के बारे में भी नहीं पता था। इसके बजाय नागरिक अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। दो राज्यों के खिलाफ थूसिया की शुरुआती जबरदस्त जीत के बाद नागरिकों का मानना था कि ओज में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। थूसियान गलत नहीं थे। कॉस्मिक ऊर्जा चुराने के बाद मैक्सिम बार्न्स ने जनरल बूथ की कमान के तहत सैनिकों की एक कुलीन इकाई बनाई। इन कुलीन सैनिकों को कॉस्मिक ऊर्जा से शक्ति मिली हुई थी। नतीजतन उन्होंने थूसिया के खिलाफ खड़े सभी लोगों को नष्ट कर दिया। मैक्सिम बार्न्स ने विजित राज्यों से सारी संपत्ति अपनी सेना में निवेश कर दी, जिससे वे बहुत शक्तिशाली हो गए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि थूसिया के पास एलोन और ओज में सबसे घातक सेना थी। लेकिन उनकी सेना चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हाफ इमोर्टल के सामने नहीं टिक सकते थे। लैला, एडिथ धीरे धीरे लैला की ओर बढ़ी, जो बालकनी से नागरिकों को शांति से देख रही थी। तुम चिंतित लग रही हो, एडिथ ने कहा। मैं चिंतित हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लैला। एडिथ ने धीरे से अपना हाथ लैला के कंधे पर रखा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है एडिथ। तो एडिथ ने अपना सिर झुकाया। मुझे उनकी चिंता है। लैला की नज़र राज्य और उसके नागरिकों पर पड़ी। थूसिया ने 3 राज्यों के खिलाफ बचाव किया और एक ही समय में 3 और राज्यों पर विजय प्राप्त की। मुझे लगता है कि वे एक आदमी लैला के खिलाफ बच सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि बार्न्स और घोस्ट के बीच क्या हुआ, एडिथ? एडिथ ने सिर हिलाया। मुझसे इस बारे में मत पूछो, लैला। मैंने विक्टोरिया से वादा किया था। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, एडिथ। लैला के शब्दों ने एडिथ के शब्दों को बीच में ही काट दिया। लेकिन तुम जानती हो कि कौन सही है और कौन गलत। आखिरकार हम सभी को वही काटना पड़ता है जो हम बोते हैं, लैला ने आह भरी। एडिथ की आंखों में देखकर ही लैला समझ गई कि घोस्ट का उनके खिलाफ बदला लेना जायज़ था। इसके अलावा लैला बेवकूफ़ नहीं थी। 2 साल पहले मैक्सिम बार्न्स सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज कल्टीवेटर था। थूसिया में कई मंत्रियों ने उसे विक्टोरिया की शादी किसी राजकुमार से करवाने और सिंहासन के उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अचानक उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज से फ्यूजन स्टेज तक छलांग लगा ली। सिर्फ मैक्सिम ही नहीं बल्कि उसके सभी करीबी सहयोगियों को अचानक अपनी साधना में बढ़ावा मिला। ये स्पष्ट था कि मैक्सिम को कुछ ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ मिल गई थी और यह किसी तरह घोस्ट से जुड़ी हुई थी। अगर तुम उसकी दोस्त हो तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, लैला। वह सिर्फ एक आदमी है। वे उसे मार डालेंगे। अगर वह आधा अमर अवस्था में पहुंच जाता है तो नहीं। लैला के शब्दों ने एडिथ के दिल की धड़कन बढ़ा दी। 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पवित्र चर्च के आसपास का आसमान विभिन्न गुटों के लोगों से भरा हुआ था। भयंकर बिजली के तूफान के बावजूद उन्होंने माइकल के स्वर्गीय क्लेश को देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।
तूफान के कारण यासेरियस का पूरा शहर खाली हो गया था। तूफान ने शहर के लगभग आधे घरों को नष्ट कर दिया। अगर शहर के चारों ओर ऊर्जा कवच न होता तो शहर बर्बाद हो जाता। लगभग 300 लोग आसमान में मंडराते हुए बिना पलक झपकाए तूफान को घूर रहे थे। लेकिन वे माइकल को मुश्किल से देख पा रहे थे, जो तूफान के बीच में बैठा था। जब वे माइकल को देख रहे थे तो बिजली का एक बोल्ट उस पर गिरा। कुछ सेकंड बाद बिजली का एक और बोल्ट फिर से उस पर गिरा। कई लोग सदमे में आ गए। पिछले 24 घंटों में उन्होंने घोस्ट को अनगिनत बार बिजली गिरते देखा था। सबरीना, एथन और क्लेयर जैसे उसके सभी चाहने वालों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर रही हो। गया ने सभी देवताओं से मन ही मन प्रार्थना की। उसने कभी भी किसी साधक पर 5 बार से ज्यादा बिजली गिरने की घटना नहीं सुनी थी। हर बार जब बिजली का एक बोल्ट माइकल पर गिरता था तो उन्हें लगता था कि यह आखिरी होगा। कई लोगों ने तो उसकी जान पर भी दांव लगाया, शर्त लगाई कि अगली बिजली गिरने से वह मरेगा या नहीं। उसके काले वस्त्र से धुआं निकल रहा था क्योंकि उसमें कई जलते हुए छेद थे। सौभाग्य से किसी ने भी स्वर्गीय क्लेश को बाधित करने की कोशिश नहीं की। गया को आश्चर्य हुआ कि अल्फा गार्जियन खुद ये सुनिश्चित करने के लिए आए थे कि सब कुछ यथासंभव सुचारू रूप से चले। इसलिए नहीं कि उन्हें घोस्ट की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि तूफान की तीव्रता को देखते हुए उन्हें डर था कि स्वर्गीय क्लेश में कोई भी बाधा थेरा के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकती है। इसने माइकल के पक्ष में काम किया। इस बीच माइकल 1 इंच भी हिले बिना तूफान के बीच में बैठ गया। उसने सोचा कि सिस्टम की वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। हर बार जब बिजली का बोल्ट उस पर गिरता था तो उसे बहुत तेज दर्द होता था। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो जाती थी। उसके पूरे शरीर ने उसे कहा कि वह जो कर रहा था उसे रोक दे, रुक जाए और इस नारकीय भावना से राहत पा ले। उसने सोचा कि कुछ समय बाद बिजली गिरने के बाद उसका शरीर सुन्न हो जाएगा, लेकिन उसका शरीर और दिमाग सुन्न होने से इनकार कर रहा था। माइकल दर्द को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो दर्द ऐसा था जैसे उसकी त्वचा को जिंदा ही उतार दिया गया हो। हालांकि दर्द ही एकमात्र एहसास नहीं था जिसे उसने महसूस किया। हर बार जब बिजली का एक बोल्ट उस पर गिरता था तो उसका शरीर मजबूत हो जाता था। उसे लगता था कि उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। वह गलत नहीं था क्योंकि वह चीज़ उसके शरीर और आत्मा में जहरीली और अशुद्धियां थी। दूसरे शब्दों में बिजली के बोल्ट ने उसके शरीर और आत्मा को शुद्ध कर दिया। उसका पुनर्जन्म हो रहा था। आसमान काला और काला कैनवास जैसा लग रहा था। कई लोगों को लगा कि यह तूफान और बर्फीले मौसम का नतीजा है, लेकिन असलियत में यह अंधेरा माइकल के अपने ईश्वरत्व में कदम रखने का नतीजा था। माइकल के लिए सौभाग्य से स्काई हॉल के पास डार्क लॉर्ड के ईश्वरत्व के बारे में कोई निर्देश या पाठ नहीं था। इसके अलावा वे पूरी तरह से निश्चित थे कि हंटर ही डार्क लॉर्ड था। चूंकि वह दिव्य अवस्था में था, इसलिए स्काई हॉल के बुजुर्गों ने माइकल के स्वर्गीय क्लेश को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जहां तक उनका सवाल था, घोस्ट एक विलक्षण प्रतिभा थी, न इससे ज्यादा और न इससे कम। फिर भी माइकल के दिल में धीरे धीरे उत्साह बढ़ने लगा। उसे लाखों बदमाश अंक मिले थे और सिस्टम ने उनका इस्तेमाल उसके मंत्रों को उन्नत करने के लिए किया। कई घंटों बाद उसकी काली दृष्टि में नीले चमकते हुए शब्द दिखाई दिए। इग्निशिया मंत्र का अंतिम रूप अनलॉक हो गया है। विंड ब्लास्ट मंत्र का अंतिम रूप अनलॉक हो गया है। लाइटनिंग डैश मंत्र का अंतिम रूप अनलॉक हो गया है। आइज ऑफ डूम मंत्र का अंतिम रूप अनलॉक हो गया है। अल्टीमेट शब्द ही उसे शब्दों से परे उत्साहित कर देता है। वह मंत्रों के अंतिम रूप को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। स्तर 1 पर अंतिम मंत्रों का उपयोग दिन में केवल एक बार किया जा सकता है। सिस्टम के शब्दों ने उसके उत्साह को कुछ हद तक कम कर दिया, फिर भी उसे एक पकड़ की उम्मीद थी। ईश्वरत्व में कदम रखने के लिए मेजबान को बधाई। वर्तमान ईश्वरत्व स्तर नवजात देवता। मेजबान अंधकार के बीज पा सकता है और अपने ईश्वरत्व को ऊपर उठाने के लिए कुछ करतब हासिल कर सकता है। ईश्वरत्व स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक शक्तियां अनलॉक होंगी। आखिरकार माइकल ने अपने ईश्वरत्व में अपना पहला कदम रखा था। परिणामस्वरूप माइकल के शस्त्रागार में लगभग हर एक कौशल और मंत्र की शक्ति में वृद्धि हुई। अंधकार को छोड़कर मेजबान की सभी तात्विक महारत दोगुनी हो गई है। वायु महारत 20% तक पहुंच गई। बिजली महारत 30% तक पहुंच गई। अग्नि महारत 20% तक पहुंच गई। अंधकार महारत 35% तक पहुंच गई। अंधकार को छोड़कर जो 25% से 35% हो गया, उसकी सभी तात्विक महारत दोगुनी हो गई थी। माइकल सिस्टम नोटिफिकेशन से बहुत खुश था। उसका दुख और दर्द उसके लिए सार्थक था। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत महसूस कर रहा था। माइकल पर बिजली के और ज्यादा बोल्ट गिर रहे थे, लेकिन उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह पहले महसूस किए गए दर्द के बिल्कुल भी करीब नहीं था। उसका शरीर किसी भी नश्वर सीमा से परे मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। उसने समय का ध्यान नहीं रखा। आखिरकार उसने फिर से सिस्टम की आवाज़ सुनी।
हाफ इमोर्टल स्टेज लेवल 1 पर पहुंचने के लिए होस्ट को बधाई। माइकल ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन यह उसके क्लेश का सिर्फ चौथा दिन था। दूसरी ओर जो लोग माइकल को घूर रहे थे उन्होंने हवा में अचानक बिजली का उछाल महसूस किया। लगभग सैकड़ों सुनहरे बिजली के बोल्ट एक ही समय में पवित्र चर्च पर गिरे। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ने उनके कानों के पर्दों को लगभग छेद दिया। बिजली के उछाल के परिणामस्वरूप तूफान कई गुना ज्यादा हिंसक हो गया। तेज हवा ने सभी को पीछे धकेल दिया। आसमान में सैकड़ों बिजली के बोल्ट चमक रहे थे जो लगभग अंधेरे आसमान को सुनहरा बना रहे थे। इन बिजली के झटकों के परिणामस्वरूप लाल मेपल के पत्ते सफ़ेद हो गए। बिजली के बोल्टों ने लाल मेपल के पेड़ों को सफ़ेद कर दिया। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट लगभग ऐसी लग रही थी जैसे आसमान फट गया हो। वे सभी अपनी जान के लिए डरे हुए थे, यहाँ तक कि फ्यूजन स्टेज के साधक भी तूफान से 1 मील पीछे उड़ गए। ये घटना लगभग 5 घंटे तक जारी रही। उसके बाद बिजली के बोल्ट आसमान से गायब हो गए। इसके बजाय काला आसमान और प्रचंड तूफान ने पवित्र चर्च को पूरी तरह से घेर लिया। उनमें से कोई भी नहीं देख सकता था कि तूफान के अंदर क्या हो रहा था। उसके स्वर्गीय क्लेश के कारण अवोर के आसपास का समुद्र अस्थिर हो गया और हिंसक लहरों से ग्रस्त हो गया। विशाल सुनामी लहरें सभी दिशाओं से भूमि की ओर बढ़ीं, यहाँ तक कि महारानी की सुनहरी राजकुमारी और दरबारी जादूगर भी महाद्वीप के चारों ओर ऊर्जा अवरोध डालने के लिए एकांत से बाहर आए। कुछ किसान जिन्होंने इन विशाल लहरों, कांपती जमीन और काले आसमान को देखा, उन्हें लगा कि ये दुनिया का अंत है। कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता। आखिरकार जब दिन अचानक रात में बदल जाता है तो कोई भी घबरा जाएगा। तूफान के अंदर सब कुछ काला हो गया। तूफान के अंदर प्रकाश का एकमात्र स्रोत माइकल के चारों ओर और पवित्र चर्च की इमारत पर चमकते हुए रन थे। अगर ये रन नहीं होते तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मेपल के पेड़ों और चर्च को जमीन से उखाड़ देता। जल्द ही सेकंड मिनटों में बदल गए और मिनट घंटों में बदल गए। जब उसके क्लेश का अंतिम दिन आया तो अवोर महाद्वीप के हर एक राज्य ने उसके क्लेश के प्रभावों को महसूस किया। अवोर में ऐसा कोई नहीं था जिसने गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट नहीं सुनी और आसमान में बिजली की चमक नहीं देखी। ये समय है, दुष्स्वप्न ने गया से कहा। माइकल को अपने स्वर्गीय क्लेश को शुरू किए 5 दिन हो चुके थे। गया और सभी ने देखा कि तूफान धीमा पड़ रहा है। काले तूफानी बादल धीरे धीरे दूर हो गए जिससे आकाश में रोशनी आने लगी। आखिरकार वे तूफान के बीच में माइकल की छवि देख पाए। एथन और सबरीना ने राहत की सांस ली। माइकल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी त्वचा और बाल चमक उठे। कुछ ही सेकंड में उसके छोटे बाल कई इंच बढ़कर उसकी गर्दन के निचले हिस्से तक पहुंच गए। दाढ़ी के साथ माइकल शानदार दिख रहा था। फटे हुए वस्त्र हवा में गायब हो गए और इसके बजाय नए काले वस्त्र उसके शरीर को ढंक गए। हमेशा की तरह उसने एक लंबा काला कोट और मैचिंग काली पैंट पहनी थी। कोट पर चांदी की परत उकेरी गई थी और यह मोटे कपड़े से बना था। काले टर्टलनेक के बजाय माइकल ने सुरक्षात्मक चेस्ट प्लेट के साथ काले चमड़े का कवच चुना। अंत में उसने काले जूते और सामरिक उंगलियों रहित दस्ताने के साथ अपनी अलमारी को पूरा किया। माइकल की नज़र आसमान पर घूम गई। उसने सैकड़ों लोगों को देखा, साधकों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उन्हें और इंतजार कराए बिना वह धीरे धीरे आसमान की ओर चढ़ गया। सभी लोग डरे हुए थे। एक अर्धअमर अस्तित्व का शिखर था जो एक ही मंत्र से उनका जीवन समाप्त कर सकता था। साथ ही चाहे वे कितने भी मंत्र क्यों न डाल लें, वे उसे मार नहीं पाएंगे, भले ही वे सभी एक साथ उस पर हमला करें। जैसा कि अपेक्षित था, गया और नाइटमेयर उसकी ओर उड़ने वाले पहले दो थे। जब वे उसके पास पहुंचे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। गया का जबड़ा कुछ इंच नीचे गिर गया। वे बाकी लोगों से अलग थे। माइकल को देखने वाले साधक हैरान रह गए। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह अर्धअमर स्तर 1 पर नहीं बल्कि स्तर 3 पर था। सिस्टम ने ऊर्जा भक्षक का उपयोग करके बिजली की शक्ति का उपयोग किया। परिणामस्वरूप वह एक ही बार में स्तर 1 से स्तर 3 पर कूदने में सक्षम था। एक एक करके माइकल के करीबी दोस्त और सहयोगी उसके करीब आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, गया ने हौंफते हुए कहा। तुम एक आधे अमर हो। क्लेयर और एथन सहित अन्य लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन माइकल के अभिवादन से पहले आकाश में एक कान बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। आकाश में एक चमकदार रोशनी उभरी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज जैसी लग रही थी। जब रोशनी धीरे धीरे माइकल की ओर उतर रही थी तो सभी ने ऊपर देखा। हर कोई अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाला आदमी दिखाई दिया। एक अमर। कई लोग सदमे में आ गए, लेकिन माइकल शांत रहा क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है, कम से कम वह कहाँ से आ रहा है। माइकल बूढ़े आदमी से मिलने के लिए ऊपर की ओर उड़ा। उस आदमी ने माइकल को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा, फिर भी उस सौम्य मुस्कान के पीछे सदमे का एक छोटा सा अंश था।
युवक, मैं तुम्हें अमर लोगों की परिषद में ले जाने के लिए यहाँ हूँ। बूढ़े आदमी की शांत आवाज़ एक विशाल घंटी की तरह लग रही थी।